So, in today's class, we are going to talk about module number 9 of Economic Survey 2025 and 26. अभी तक हम लोग मॉडल नंबर 8 तक कवर कर चुके हैं और इसमें मॉडल नंबर 9 देखेंगे। तो देखिए विषय क्या रहेगा, एंड एज यू नो कैपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर ये जो गवर्नमेंट है अपने कैपेक्स के लिए जानी जाती है कि कितना पैसा दे रही है जिसकी वजह से कैपिटल एसेट क्रिएट हो रहा है। एज यू कैन सी इन दिस ग्राफ कि लगभग 6 लाख करोड़ फाइनेंशियल ईयर 22 में दे रही थी सरकार, और ये देखिए क्वांटम जंप है, ये बढ़ के फाइनेंशियल ईयर 26 में कितना हो गया, लगभग 11 लाख करोड़। तो क्वांटम जंप है, ठीक है। यहाँ पे भी देख सकते हैं कितना ग्रोथ हुआ, लगभग 1.5 लाख करोड़ से, फिर कितना ग्रोथ हुआ 2 लाख करोड़ से, बढ़ते ही चला जा रहा है और अल्टीमेटली कितना हो गया 11 लाख करोड़। तो जो जर्नी स्टार्ट हुआ 6 लाख करोड़ से और कहाँ तक बढ़ गया ये 11 लाख करोड़ तक। और इस बार के बजट में 26 और 27 में कितना दिया गया जी, 12.2 लाख करोड़। सो यदि हम लोग जीडीपी का देखेंगे बच्चे लोग, ये जो है जीडीपी का देखेंगे तो लगभग आपका 3.4% हो जाएगा जीडीपी का। और जो स्टेट को जो पैसा दिया जा रहा है जिसकी वजह से एसेट्स क्रिएट हो रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 17 लाख करोड़ इस बार के बजट के हिसाब से। और वो जीडीपी का लगभग 4.5% 4.5 to 4.6% ऑफ जीडीपी होगा। तो कहने का मतलब जीडीपी का अच्छा खासा रकम कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए जा रहा है, समझ गए ना। नेक्स्ट वन, एज यू कैन सी हियर, हमारे कंट्री में नेशनल हाईवे नेटवर्क कितना बना है पहले से, किस हिसाब से ग्राफ आगे गया है, कितने ऑपरेशनल हाईवे स्पीड कॉरिडोर्स बने हैं भारत में। तो यहाँ पे देखते हैं फिनेंशियल ईयर 14 में जब मोदी जी आए थे, ठीक है। अब देखिए कंपैरिजन तो खुद से ही होता है, जब मोदी जी आए उस समय का स्थिति और अभी जो मोदी जी है तो बीच में कितना डिफरेंस हुआ नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्शन में। तो देखिए उस समय लगभग 90,000 किलोमीटर का हमारा नेशनल हाईवे नेटवर्क था, ठीक है। ये रोड नहीं है, नेशनल हाईवे है, क्योंकि रोड में तो एनएच भी आएंगे, एसएच भी आएंगे, बहुत सारा चीज़ होगा। आ रहा है समझ में क्या बोल रहे हैं। रोड इज़ नॉट इक्वल टू नेशनल हाईवे, रोड कैन बी स्टेट हाईवे ऑल्सो, रोड कैन बी अदर थिंग्स ऑल्सो। हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं नेशनल हाईवे का बात कर रहे हैं। तो जब मोदी जी आए थे तो उस समय कितना किलोमीटर का हमारा नेशनल हाईवे था, लगभग 90,000 किलोमीटर का, ठीक है, ध्यान रखना है। अब बढ़ के कितना हो गया, लगभग 1.5 लाख, 1.5 लाख किलोमीटर का लेंथ बढ़ा है। तो कहने का मतलब कितना बड़ा जंप है, ये जंप है कि नहीं है। 90 से 1.5 लाख किलोमीटर का होना बहुत बड़ा जंप है ये। उसी तरीके से यहाँ पे देखेंगे आप लोग जो ऑपरेशनल हाई स्पीड कॉरिडोर से क्या होता है, ऑपरेशनल हाई स्पीड कॉरिडोर सब, जैसे 6 लाइन हो गया है ना, 6 लाइन हो गया, 4 लाइन हो गया, जो बड़े बड़े होते हैं जहाँ पे व्हीकल सब बहुत तेज़ी से मूव करते हैं, उसे क्या कहा जाता है, ऑपरेशनल हाई स्पीड कॉरिडोर्स। पहले देखिए 550 किलोमीटर ही था हमारे कंट्री में, कब की बात है ये, 14 की बात है। ये बढ़ के देखिए कितना ज़्यादा हो गया, 5000 के आसपास हो गया। तो कह सकते हैं, और इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं हो सकता, ये सरकार बहुत सारे काम के लिए जाने जाती है और उसमें एक आपका हाईवेज़ भी है। देखते हो हाईवेज़ का डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हुआ है कि नहीं हुआ इस सरकार के अंदर। दूसरा, इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी ये सरकार जानी जाती है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी। तीसरा चीज़ क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए भी ये सरकार जानी जाती है। रिन्यूएबल एनर्जी बताइए कितना ज़्यादा सोलर एनर्जी का वैल्यू एडिशंस हुआ है, उसमें कैपेसिटी ऐड किए गए हैं, ठीक है। तो ये सभी डेटा को बच्चे लोग लिख लेना होता है, समझे। हाँ, जहाँ तक हम लोग बात करें कि 5000 किलोमीटर का जो ऑपरेशनल हाई स्पीड जो कॉरिडोर्स है, इसके अंदर दोनों ही शामिल है, दोनों ही चीज़ शामिल है। नेशनल हाई स्पीड कॉरिडोर्स भी शामिल है, लगभग 3000 किलोमीटर का। एट द सेम टाइम स्टेट हाई स्पीड कॉरिडोर्स भी शामिल है, लगभग 2000 किलोमीटर का। तो दोनों ही इंक्लूड होगा इसके अंदर, और इंक्लूड हो गया कितना हो गया लेंथ इसका, लगभग 5000 के आसपास। तो कहेंगे हम लोग, या ये सोचने वाली बात है कि कहाँ 500 किलोमीटर का इस तरह का कॉरिडोर्स था, वो बढ़ के कितना हो गया 5000 हो गया। तो ये एक बहुत बड़ा क्वांटम जंप है ये। यहाँ पे देखते हैं
एवरेज एनुअल कंस्ट्रक्शन, तो साल में किस लेवल पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, एक एक साल में एनुअल कंस्ट्रक्शन कितना हो रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट 2004 से लेके 14 तक कौन थे, मनमोहन जी थे, है ना, फर्स्ट टेन्योर और उनका सेकंड टेन्योर मनमोहन सिंह जी का। तो उसमें जो एनुअल कंस्ट्रक्शन होते थे रोड का तो लगभग 4000 किलोमीटर का। आया बच्चे लोग समझ में। जब से मोदी जी आए हैं 2014 से लेके 25 तक का डेटा दिया गया है, तो इनके टाइम में लगभग 10,000 किलोमीटर सालाना ऐड हो रहे हैं। ये अपने आप में किसी भी सरकार के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये। गॉट इट? हाँ। तो देखिए उसके बाद तो कितना टाइम से बढ़ा है पहले कंपेयर में, यानी कि इस डिकेड का और इस डिकेड का कंपेयर करें तो लगभग 2.3 टाइम से ये बढ़ा है। क्या बढ़ा है जी? एनुअल कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स। अब देखते हैं यहाँ पे, अच्छा इसका इस चीज़ का क्रेडिट किसी पर्सन को जाता है, किसी बिग पर्सनालिटी को जाता है, तो वो नितिन गडकरी जी हैं, जो अभी के मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के मिनिस्टर हैं। वो बात समझ रहे हैं ना, बहुत ही अच्छे हैं वो, अपने काम के लिए जाने जाते हैं। इज़ वेरी गुड। पूरा मोदी जी के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, कैबिनेट में, जो मुझे पर्सनली सबसे बेहद पसंद है वो नितिन गडकरी जी ही है, कि वो खाली काम करते हैं बस, फालतू का पॉलिटिक्स कुछ नहीं। इज़ वेरी गुड। आप इंटरव्यू उठा के देख लीजिए उनका, वो फालतू का पॉलिटिक्स का बात ही नहीं करेंगे, वो खाली विषय पे ही रहते हैं, टॉपिक पे ही रहते हैं। और यदि कोई पॉलिटिक्स वाला बात भी कर दे तो वो भी बात वो साइड किनारा कर देते हैं। इज़ अ जेन्युइन पर्सन, काम करने वाले लोग सब हम। यहाँ पे देखते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन। अच्छा ये चीज़ इंपॉर्टेंट है जानना, हमारे जहन में ये पहले से बैठा हुआ है कि कैपेक्स का मतलब रोड होता है, तो ऐसा नहीं है। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो खर्च किए जा रहे हैं तो वो रोड और हाईवे के लिए भी खर्च किए जाते हैं, वो रेलवे के लिए भी खर्च किए जाते हैं, वो पोर्ट के लिए भी खर्च किया जाता है, बहुत सारे सेक्टर में खर्च किए जाते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि भारत सरकार जो 11 लाख करोड़ दे रही है पैसा, उसका कितना पोर्शन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में जा रहा है, रोड और हाईवे बनाने में जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्लियर हो जाएगा आप लोग को कि भारत सरकार 11 लाख करोड़ यदि पूरा अपना कैपेक्स दे रही है बजट से, तो उसका 3 लाख करोड़ कहाँ पे जा रहा है? रोड और हाईवे कंस्ट्रक्शन में। आया समझ में? तो कहने का मतलब अभी भी मेजर चंक है जो दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप करने के लिए जा रहा है। होप सो समझ में आ गया होगा। और पहले कितना जा रहा था जी? फाइनेंशियल ईयर 15 में ओनली 0.53 लाख करोड़, ओनली 0.5 लाख करोड़, बहुत कम है रकम ये। अच्छा यहाँ पे एक नीचे देखोगे तो यहाँ पे आया इकोनॉमिक नोड कनेक्टिविटी। इकोनॉमिक नोड कनेक्टिविटी का मतलब है कि जो मेन जगह है जहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज सब रहते हैं। जैसे देखिए दिल्ली और बॉम्बे जो कॉरिडोर है बहुत इंपॉर्टेंट है ना इकोनॉमिकली। एक गांव को कनेक्ट करना और 2 इंडस्ट्री को कनेक्ट करना, तो 2 इंडस्ट्री को कनेक्ट करने का मतलब वो इकोनॉमिक नोड कनेक्टिविटी के कंपैरिजन में होगा एज कम्पेयर टू गांव को कनेक्ट करना। तो वो क्यों? क्योंकि वहाँ पे बेटर फैसिलिटी होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन बेटर होना चाहिए वहाँ पे। तो यह क्या बोला जा रहा है कि इकोनॉमिक नोड कनेक्टिविटी में, अच्छा एक योजना आया था भारत सरकार का बहुत पहले, भारत परियोजना, ठीक है, ये भारत माला, हाँ भारत माला परियोजना, बिल्कुल बहुत पहले का ये प्रोजेक्ट है, भारत माला परियोजना। इसके अंतर्गत यही बात था कि किस तरीके से इकोनॉमिक नोड कनेक्टिविटी को इंक्रीज किया जाए, जो इंडस्ट्री है मान लीजिए उसको कनेक्ट किया जाए। सो इसमें भी क्या उस हाईवे प्रोजेक्ट्स को ज़्यादा है ना प्रायोरिटी दिया गया है, जैसे स्पेशली इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट टर्मिनल्स को, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स को, ताकि जो लॉजिस्टिक कॉस्ट हो, लॉजिस्टिक कॉस्ट पता है ना आप लोग को, है ना, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो गया, स्टोरेज कॉस्ट, वो कम हो सके। और कम होगा तभी तो भारत जो है ग्लोबली कम्पिटिटिव हो पाएगा। समझे? अब देखेंगे एवरेज कमीशनिंग ऑफ रेलवे नेटवर्क पर ईयर। प्रत्येक साल रेलवे में कितना कनेक्शन, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में कितने वो ट्रैक जुड़ रहे हैं। यहाँ पे देखोगे 2004 और 14 में कितने थे? लगभग 1500 किलोमीटर रेलवे ट्रैक, ठीक है। और देखोगे पर ईयर कितना बढ़ रहा है जी? पर ईयर की बात है, देखो 3000 हो गया, ठीक है, उसको रफली लेंगे हम लोग 3000 हो गया। तो कहने का मतलब जो रेल नेटवर्क बन रहा है, ठीक है, सालाना 3-3 हज़ार ऐड हो रहे हैं पर ईयर।
तो रेल इंफ्रास्ट्रक्चर में भी सरकार आगे है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, जैसे वी हैव सीन, हाँ क्या सवाल था आपका? हाँ तो वही तो बोल रहे बच्चे लोग, क्या बता रहे हैं, यही तो बता रहे, इकोनॉमिक नोड कनेक्ट में जो इंडस्ट्री वाला एरिया टाइप का उसको कनेक्ट करना, ताकि लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो सके। वही हम कंपेयर क्या कब बोले हम कि जो विलेज का एरिया होगा क्या होगा, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल एरिया से, इंडस्ट्रियल एरिया को कनेक्ट करना, डेट्स कॉल्ड इकोनॉमिक, जहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटी ज़्यादा हो रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे जैसे कि वी हैव सीन कि 11 लाख करोड़ में 3 लाख करोड़ कहाँ पे गया, रोड और हाईवे के लिए गया ना। उसी तरीके से 11 लाख करोड़ में 2.65 लाख करोड़ कहाँ पे गया, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए। यहाँ पे एक चीज़ मैं ज़रूर बताना चाहूँगा बच्चे लोग, कॉपी में लिख लेना है आप लोग को, ऑपरेटिंग रेशियो। कॉपी थोड़ा एक्टिव रखो, दिमाग भी एक्टिव रखो, कलम भी एक्टिव रखो। ऑपरेटिंग रेशियो ऑफ इंडियन रेलवेज, ये लगभग आपका 96-97 के आसपास है। क्या होता है इसका मतलब, ऑपरेटिंग रेशियो इंडियन रेलवे का केवल 96 और 97 के आसपास है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे इंडियन रेलवे को 96 या 97 रुपीज़ लगाना पड़ रहा है, तब वो 100 रुपीज़ कमा रहा है। इसका मतलब बचत कुछ ज़्यादा नहीं होता हमारे इंडियन रेलवेज को। हमारे इंडियन रेलवेज को बचत नहीं है, उसके पास अपना पैसा तो है ही नहीं अपने आप को एक्सपांड करने के लिए। तो इसलिए देखोगे कि रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो भी पैसा आता है वो सब बजटरी एलोकेशन है, वो बजट से ही एलोकेशन आएगा। आर यू गेटिंग मी? इसके पीछे रीजन क्या है कि ऑपरेटिंग रेशियो बहुत ज़्यादा ही कम है, 96-97 है। यदि ये चीज़ मान लो कि 50 रहता तो ज़्यादा बेटर होता कि 50 रुपया लगता है इंडियन रेलवे बजट को 100 रुपया कमाने में। मैं देखते हो 100 रुपया कमाने में इंडियन रेलवे को कितना लग रहा है, 96 to 97 रुपीज़ लग रहा है। तो सरकार को रेलवे को तो बच ही नहीं रहा है पैसा यहाँ पे। इसलिए रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में जितने भी पैसा आते हैं, जितने भी कैपिटल आएंगे, वो सब बजट से ही एलोकेट किया जाता है। ठीक है, समझ गए ना? तो यहाँ पे देखो कितना दिया गया है भारत सरकार के द्वारा, 2.65 लाख करोड़। और यहाँ पे देखोगे 2014 इसमें कितना कम था, 1 लाख करोड़ था। तो कहेंगे कि पहले कंपेयर में बहुत ही जंप है। ठीक है, अब देखो यहाँ कितना सुंदर बात किया गया है, डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर। डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर्स? हाँ बिल्कुल, ये जो ट्रेन गुड्स, ठीक है, जो ट्रेन है जो गुड्स को ले जाती है, इसको मालगाड़ी कहते हैं। तो दोनों ही हैं, ईस्टर्न और वेस्टर्न। ठीक है, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर्स और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर्स। जो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर्स है वो स्टार्ट होता है लुधियाना से, पंजाब से, और वो ख़त्म होगा दानकुनी में। दानकुनी मतलब बंगाल वाला इलाका में। ठीक है, और उसी तरीके से वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर भी है जो कि दिल्ली वाला एरिया और इधर महाराष्ट्र वाला एरिया कनेक्ट करता है। अब यहाँ पे समझो, इस सरकार का सबसे बड़ा अचीवमेंट ये है कि लगभग चाहे वेस्टर्न डेडिकेटेड कॉरिडोर हो चाहे ईस्टर्न डेडिकेटेड कॉरिडोर, ये बन के तैयार हो गया। बस थोड़ा सा बचा हुआ, थोड़ा सा किलोमीटर ही बचा हुआ। यहाँ पे देखोगे बच्चे लोग कि लगभग 2800 किलोमीटर का डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर है टोटल। ठीक है, टोटल उसमें से 2700 किलोमीटर लगभग बन चुका है। तो कितना नहीं बना है, बस 100 किलोमीटर का ही नहीं बना है, यानी कि 96% कंप्लीट हो चुका है हमारा डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर, नंबर 1। अब इसको तोड़ के देखते हैं कि ईस्टर्न डेडिकेटेड कॉरिडोर। देखो ईस्टर्न डेडिकेटेड कॉरिडोर तो पूरा बन चुका है। ठीक है, वो 1300 किलोमीटर का पूरा बन चुका है, बट जो थोड़ा सा बचा हुआ है वो है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर। देखो 1500 किलोमीटर में लगभग 1400 किलोमीटर बन के तैयार है, बस 100 किलोमीटर का डिफरेंस, वो भी बहुत जल्दी ही बन जाएगा। ये डेटा कब का दिया गया है? ये डेटा आपका, हाँ ये डेटा देखो अक्टूबर 2025 का दिया गया, अभी तक तो बन भी गया होगा। ये बात समझ गए? तो इसलिए इस सरकार को इस बात के लिए भी क्रेडिट जाता है कि डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर को लगभग कंप्लीट कर दिया। और हम लोग को यूनियन बजट में पढ़े भी थी ये चीज़ कि दानकुनी वाला और दूसरा वाला जो डेडिकेटेड कॉरिडोर है वो बन के तैयार है। एक सूरत वाला,
याद है आप लोग को, एक सूरत वाला एक दानकुनी वाला, दोनों ही लगभग बन गया है, कंप्लीट हो गया। इनफैक्ट ये थोड़ा और दानकुनी का भी बनता, ठीक है, मगर थोड़ा बंगाल की तरफ से थोड़ा अपोजिशन हुआ, इसलिए थोड़ा सा एरिया छोटा कर दिया गया। जाना है ना, थोड़ा पॉलिटिक्स सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का थोड़ा कई बार उलझ जाते, तो इसका असर इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी पड़ता है। अब यहाँ पे देखोगे बच्चों लोग, यहाँ पे अब हम लोग पोर्ट का बात करेंगे। पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, बंदरगाह का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? ग्लोबल कॉम्पिटिटिव हमें बनना है तो हमारा पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होना चाहिए, है ना। अभी याद करिए आप लोग कि वाटरवेज से कितना हमारा कंट्रीब्यूशन है जी, गुड्स को जो हम लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं, लगभग 6%। तो वाटरवेज में क्या होगा? एक इनलैंड वाटरवेज और दूसरा क्या है? कोस्टल शिपिंग। पढ़ाए थे ना बच्चे लोग, कोस्टल शिपिंग। तो दोनों मिला कितना? 6% कंट्रीब्यूशन है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स में। भारत सरकार कितना चाहती है? भारत सरकार 12% चाहती है बाई 2047 तक, 2047 तक। याद आया ये चीज? तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बेटर हो, ठीक है, पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर हो। तो देखते हैं कि पहले कंपेयर में पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा कैसा रहा। यहां देखोगे फाइनेंशियल ईयर 15 में देखोगे तो टोटल कार्गो हैंडल, यानी कि टोटल कार्गो कितना हैंडल कर सकता है, कार्गो मतलब सामान कितना हैंडल कर सकता है वो, पहले कितना था जी? लगभग 1000 मिलियन मेट्रिक टन्स था, MMT मिलियन मेट्रिक टन्स था, ठीक है। वो बढ़ के कितना हो गया? लगभग 1600 हो गया। पहले से बढ़ा है ना। ये तभी बढ़ सकता है जब आपका वहां पे कैपेसिटी, वो एरिया बढ़ा होगा हैंडलिंग करने के लिए, समझ गए। दूसरा देखते हैं पोर्ट कैपेसिटी। देखो ना, पोर्ट कैपेसिटी कितना ज्यादा हो गया है। पहले कितना था? कैपेसिटी कितना है? देखो, कैपेसिटी अलग होता है, रियल चीज अलग होता है। कितना टोटल हम कर सकते हैं? तो पहले कितना था? लगभग 1500 मिलियन मेट्रिक टन्स का कैपेसिटी था हमारे पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में। बढ़ के कितना हो गया जी? 2700 के आसपास। तो इतना हम लोग हैंडल कर सकते हैं, इतना कैपेसिटी है हमारे पास। तो कहने का मतलब ये हुआ कि पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में भी डेवलपमेंट हुआ है, चाहे वो हम कार्गो हैंडलिंग कर रहे हो या हमारे पास कैपेसिटी है कार्गो हैंडलिंग करने का। दोनों ही चीज़ में हम लोग काफ़ी अच्छा पहले से बढ़े हैं, आगे गए हैं। यहाँ पे देखो, अच्छा यहाँ पे होता है टर्न अराउंड टाइम। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट, लिख लेना। इसको लिख लिया ना, ये वाला दिस वन कंप्लीट ना, ये। हाँ, एक और कॉन्सेप्ट लिख लीजिए इसको समझने की है, टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम, ठीक है। टर्न अराउंड टाइम का मतलब होता है एक शिप सामान लेके जा रहा है और डिस्पैच करके कितना जल्दी वो लौट रहा है, ठीक है। तो जितना जल्दी लौटेगा फिर उतना जल्दी ही हो जाएगा वहां से। तो ये एक पैरामीटर है नापने के लिए, जानने के लिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर का लेवल क्या है किसी भी पोर्ट का। बात समझे? तो टर्न अराउंड टाइम हमेशा कम होना चाहिए, समझे। आपको घर जाने में जो वक्त लगता है, मान लीजिए 2 घंटा लग रहा है, और अभी 2 घंटा से यदि 1 घंटा हो जाए तो ज़्यादा बेटर है ना। बिल्कुल। पहले देखो कितना लगता था, लगभग पहले 43 आवर्स लगता था स्टूडेंट, और घट के कितना हो गया? 30 आवर्स हो गया है। तो ये भी एक अचीवमेंट है हमारे पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। होप सो समझ में आ गया होगा। अब देखिए, जहां तक सवाल है कि भारत का जो पोर्ट सब है, जानते हैं ना पोर्ट कितने टाइप के हो सकते हैं? या तो मेजर पोर्ट हो सकता है या माइनर पोर्ट हो सकता है। मेजर पोर्ट का मतलब जो भारत सरकार के अंदर है, भारत सरकार के मिनिस्ट्री के अंदर होगा। कहने का मतलब सिंपली भारत सरकार के अंदर होगा, दैट्स कॉल्ड मेजर पोर्ट। माइनर पोर्ट क्या हो सकता है? माइनर पोर्ट या तो स्टेट के अंदर हो सकता है, जितने भी स्टेट के अंदर जो पोर्ट होता है उसको बोलते हैं माइनर पोर्ट। और या फिर तीसरा कैटेगरी क्या है? प्राइवेट पोर्ट भी हो सकता है, जैसे अडानी का अपना प्राइवेट पोर्ट है कि नहीं है। बात समझे? तो पोर्ट कैन बी 3 टाइप्स, मेजर पोर्ट हो सकता है, माइनर पोर्ट हो सकता है और प्राइवेट पोर्ट भी हो सकता है। अब यहां पे देखो बच्चे लोग क्या लिखा गया है कि इंडिया का अच्छा खासा कॉम्पिटिटिवनेस आपको देखने को मिलेगा। इनफैक्ट ग्लोबल रैंकिंग्स में भी भारत के 2 इंडियन पोर्ट्स है जो अब टॉप 30 के रैंक में आते हैं। भारत के 7 ऐसे पोर्ट है जो टॉप 100 में आते हैं, ठीक है। किस इंडेक्स में जी? ये पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 का। और किसका है ये? वर्ल्ड बैंक का, वर्ल्ड बैंक कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 का। तो ये कह सकते हैं कि भारत का बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि इस इंडेक्स में हमारा 2 पोर्ट टॉप 10 में है और 7 पोर्ट टॉप 100 में है, समझे।
और भारत सरकार ने अभी रिसेंट टाइम में, कहते ना, इसलिए कहते हैं इकोनॉमिक सर्वे एक जरिया है करंट अफेयर्स को भी रिवाइज करने का, ठीक है। अब देखो भारत सरकार ने रिसेंट टाइम में 2001 में एक लॉ बनाया था। उस लॉ के हिसाब से लैंडलॉर्ड पोर्ट मॉडल, ये मॉडल इस्टेब्लिश किया था। ये मॉडल इसलिए इस्टेब्लिश किया था ताकि अधिक से अधिक प्राइवेट प्लेयर का पार्टिसिपेशन हो सके पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए, ठीक है। जैसे देखो अभी जो हमारे नितिन गडकरी जी हैं, ये जाने जाते हैं रोड हाईवेज के लिए, और ये हाइब्रिड एन्युटी मॉडल, ठीक है, HAM कहा जाता है। जितने भी अभी रोड बन रहे हैं ना, सब इसी मॉडल के अंतर्गत बन रहे हैं, HAM, हाइब्रिड एन्युटी मॉडल। ये बहुत सक्सेसफुल मॉडल है हमारे कंट्री में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। तो हाइब्रिड एन्युटी मॉडल में होता क्या है कि मान लीजिए कि 100 रुपया लगा किसी भी प्रोजेक्ट को बनने के लिए, ठीक है, एक रोड को बनाना है तो 100 रुपये लग रहा है, लेट से मान के चलते हैं इजी कैलकुलेशन के लिए। तो जो प्राइवेट प्लेयर है, प्राइवेट प्लेयर ने बोला कि हम बनाएंगे, तो प्राइवेट प्लेयर आया और प्राइवेट प्लेयर को शुरू में ही लगभग 40 से 50%, कह सकते 40 या 50% उसको मिल जाएगा, 40 से 50 रुपये उसको मिल जाएगा, ठीक है। बाकी जो पैसा है वो सरकार एनुअली देगी कुछ कुछ करके, और तब तक प्राइवेट भी अपना वो कर देगा, प्राइवेट अपना डेवलप करते रहेगा उस चीज़ को, यानी कि प्राइवेट प्लेयर को पैसा का क्राइसिस नहीं होगा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में। तो ये जो मॉडल है काफ़ी हाईली सक्सेसफुल मॉडल है भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, स्पेशली रोड के लिए। तो बिल्कुल सरकार चाह रही है कि जिस तरह उसने बहुत ही सुंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, बहुत ही सुंदर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, उसी तरीके से ये क्या करे, उसी तरीके से पोर्ट को भी डेवलप करे। किस मॉडल के अंदर? दिस मॉडल के अंतर्गत, लैंडलॉर्ड पोर्ट मॉडल, बिल्कुल, ताकि प्राइवेट प्लेयर अधिक से अधिक अट्रैक्ट हो और पोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे बन सके। ठीक है, समझ में आ गया ना? हाँ, ये देखिए, वही मैं बोल रहा था उस समय, इस सरकार को क्रेडिट बहुत सारी चीज़ के लिए जा सकता है। एक पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर अभी देखे, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर देखे। अभी देखिए ग्रामीण क्षेत्र में, गांव में एक समय था स्टूडेंट कि जहाँ पे 2014 में बिजली एक दिन में 12 घंटा रहते थे, 12 आवर्स, और अभी का देखिए स्थिति कितना है, 22 आवर्स लगभग, यानी कि लगभग 1.5 घंटा ही बिजली नहीं रहता गांव में, ऑन एन एवरेज का बात है ये। शहर देखिए, शहर तो और आगे निकल गया। शहर फाइनेंशियल ईयर 14 में 22 आवर्स बिजली रहता था शहर में, और अभी देखिए ऑलमोस्ट बस आधा घंटा ही नहीं रहता है। कहने का मतलब ये 24 घंटा में। ये लैंडमार्क अचीवमेंट है कि नहीं है किसी भी सरकार के लिए कि इतना ज़्यादा बिजली उसने, यानी कि हम पावर में सेल्फ सफिशिएंट है, समझे, पूरा सेल्फ सफिशिएंट। ये एग्जाम्पल है सेल्फ सफिशिएंसी का इलेक्ट्रिसिटी में, तो इसका क्रेडिट तो जाएगा ही जाएगा सरकार को। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे आते हैं डिप्लॉयमेंट ऑफ ग्रॉस बैंक क्रेडिट टू इंफ्रास्ट्रक्चर। हाँ, यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ बताना चाहेंगे आप लोग को एक्स्ट्रा। यहाँ पे देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है तो पैसा तो चाहिए, लोन तो चाहिए। तो यहाँ पे बहुत तरीका है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए ना जो भी प्लेयर है, जो भी प्राइवेट प्लेयर, उनको लोन मिल सकता है, कोई प्राइवेट कंपनी को लोन मिल सकता है। एक तो क्या है, बैंक का दरवाज़ा, कि बैंक के पास गए और बैंक से मांगे और बैंक ने दे दिया। मगर दिक्कत क्या होता है, यहाँ सुनना है गौर से, जो भी इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर वाले जो होते हैं प्रोजेक्ट सब, बड़े बड़े प्रोजेक्ट सब, इसका जो पीरियड जो होता है वो लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड होता है। लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड का मतलब है कि पैसा तो अभी जाके ले लिए, 10 रुपया ले लिए बैंक से और 10 रुपया लगा दिए रोड पे। अच्छे सुनना है बच्चे लोग को, 10 रुपया लगा दिए, मगर वो रोड बनने में और रोड इकोनॉमिकली वाइबल बनने में अभी लगेगा 15-20 साल, क्योंकि तुरंत तो आपको टोल टैक्स आने वाला है नहीं। तो इसलिए लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड वाला जो प्रोजेक्ट है उसका लोन बैंक से लेना बैंक के लिए बहुत रिस्की है। एक कुछ साल पहले IL&FS का एपिसोड हुआ था, ठीक है, क्लास में हम लोग चर्चा किए थे पहले भी। IL&FS का एपिसोड हुआ था जहां पे एसेट लायबिलिटी मिसमैच हो गया था। बैंक का जो एसेट है, जो बैंक का जो लोन है, वो बहुत दिन बाद मिलेगा उसको वापस। अब बैंक के पास जो डिपॉजिट है वो तुरंत उसको 3-4 साल के अंदर ही देना पड़ेगा। तो दोनों का मिसमैच हुआ ना, मिसमैच हुआ कि नहीं हुआ? तो स्पेशली अमूमन ये चीज़ गारंटी होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर वाला जो लोन है वो लॉन्ग जेस्टेशनल पीरियड वाले लोन है,
और उस तरह का पैसा बैंक यदि दे रहा है तो बहुत बड़ा रिस्क है बैंक को, नंबर 1। उसके लिए जब भारत आज़ाद हुआ था तो एक इंस्टीट्यूशन बना था जी, जिसको बोलते हैं डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, ठीक है, फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, DFI। इसको बनाया ही गया था, सोनली इसको बनाया ही गया था ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छा उस समय इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब था इंडस्ट्री, उस समय इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या था, इंडस्ट्री, ताकि इंडस्ट्री सबको बनाने में DFI अपना क्या कर सके, लोन दे सके, पैसा दे सके। हमारे कंट्री में DFI का जो स्टोरी है वो सक्सेसफुल नहीं रहा। बाद में क्या हुआ कि बहुत सारे जो DFI है वो कन्वर्ट होकर बैंक में बन गए, वो बैंक में कन्वर्ट हो गए। ये भी एक इंस्टीट्यूशन है, फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, बच्चे लोग समझ रहे हो ना। तो ये हमारे कंट्री में ये फेलियर रहा है DFI का हिस्ट्री, DFI का सक्सेस रेट अच्छा नहीं रहा है, ठीक है। इनफैक्ट अभी जो देखोगे बैंक, सुने होंगे IDBI, सुने हो ना IDBI को भी इस्टेब्लिश किया गया था एज अ DFI के रूप में ही, फेल कर गया वो, ठीक है, और फिर बाद में इसको बैंक बना दिया गया। तो ऐसे बहुत सारे स्टोरी है DFI का। DFI इज नॉट सक्सेसफुल इन आवर कंट्री। अच्छा, इसलिए भारत सरकार ने 3-4 साल पहले इस तरह का एक DFI बनाया था जिसका नाम NABID है, NABID, ठीक है, NABID, नबार्ड नहीं, NABID, समझे, NABID। तो ये भी DFI के रूप में ही बनाया गया था, सरकार के द्वारा प्रयास था ये। अब देखो, तो 2 तरीका बताए ना कहाँ से पैसा ले सकता है, एक तो बैंक से, दूसरा क्या है, डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से, तीसरा तरीका भी है। तीसरा तरीका क्या है कि यदि प्राइवेट प्लेयर जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहती है, यदि वो बॉन्ड इशू कर दे, तो बॉन्ड इशू कर दे तो पैसा मिल सकता है ना। हमारे कंट्री में दिक्कत क्या है, हमारे कंट्री में बॉन्ड मार्केट डिपेंड ही नहीं हुआ है, अनलाइक शेयर मार्केट। शेयर मार्केट तो बहुत तेजी से वहाँ पे पैसा मिल जाता है, बॉन्ड मार्केट कोई खरीदना नहीं चाहता है हमारे कंट्री में। हमारे कंट्री में क्या है कि बॉन्ड मार्केट प्राइवेट प्लेसमेंट है ज़्यादातर, यानी कि जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल वाले लोग हैं वही सब्सक्राइब करते हैं बॉन्ड को। बताए थे ना पिछले क्लास सब में, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल वाले लोग ही बॉन्ड को सब्सक्राइब कर रहे होते हैं, या जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, वही खरीद रहे होते हैं। जो रिटेल इन्वेस्टर है उसका थोड़ा सा ही पार्टिसिपेशन नहीं है बॉन्ड मार्केट में। तो हमारा बॉन्ड मार्केट अभी उतना डिपेंड नहीं हुआ है। इसमें देखेंगे कि सेबी ने बहुत कुछ सुझाव भी दिया है ताकि रीट्स और इनबिट्स जो है वो भी पैसा मोबिलाइजेशन करने का जरिया है, रीट्स और इनबिट्स, वो और बेटर परफॉर्म कर सके और किसी तरीके से वो चीज़ सेकेंडरी मार्केट के साथ लिंक कर सके। अभी समझेंगे थोड़ी देर में। खैर, ये बहाना हम लोग समझे कि कहाँ से पैसा मोबिलाइज किया जा सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट के लिए। अब स्टूडेंट हमें यहाँ पे देखना है उससे कि बैंक के द्वारा, यानी कि बैंक क्रेडिट, बैंक लोन कितना मिला है इंफ्रास्ट्रक्चर को। तो देखो टोटल कितना मिला है, लगभग 14 लाख करोड़, लगभग 14 लाख करोड़। और 14 लाख करोड़ में देखो सबसे अधिक पैसा किसी इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने में गया है तो वो पावर है, इलेक्ट्रिसिटी। बात समझे, कितना गया है, लगभग 7.5 लाख करोड़। उसके बाद रोड में गया है 3 लाख करोड़। उसके बाद टेलीकॉम में गया है 1 लाख करोड़। अब बाकी देखोगे टोटल ऑल पुट टुगेदर 2 लाख करोड़। आया समझ में। तो यहाँ से यदि कोई सवाल पूछता है कि बैंक का जो क्रेडिट है, बैंक का जो लोन है, वो सबसे अधिक किस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए जा रहा है, तो वो है पावर। आया समझ में ये चीज, वो है पावर। क्योंकि बजटरी एलोकेशन अलग है। बजटरी एलोकेशन क्या था जी, 12 लाख करोड़ इस बार का 26 और 27 में। एनीवे यहां पे देखो, हाँ, जैसे कि हम लोग बात करते थे रीट्स और इनविट्स का, रीट्स और इनविट्स, रीट्स का मतलब क्या होता है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, समझे, रियल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट, सॉरी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। और इनविट्स का मतलब क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। अब यहाँ पे देखोगे ये दोनों ही जो तरीका है, चाहे इनविट्स हो चाहे रीट्स हो, ये क्या है, पैसा मोबिलाइज करने की बात है। इसमें मनी को मोबिलाइज करो। जैसे देखो एक छोटा सा एक सिंपल एग्जांपल देते समझने का प्रयास करो। हम क्या किए, हमको एक कोई एसेट बनाना है, मतलब कुछ क्रिएट करना है, एक ज़मीन में कुछ क्रिएट करना है, घर उड़ बनाना है, बिल्डिंग्स बनाना है। तो हमने क्या किया, इस तरह का इनविट जारी किया, ठीक है।
तो शेयर होल्डर आएंगे, पैसा हमको देंगे, हम बहुत आदमी से पैसा क्या करेंगे, इकट्ठा करेंगे, इकट्ठा करके हम ज़मीन खरीदेंगे, ठीक है, ज़मीन खरीद करके वहाँ पे रियल इस्टेट बनाएंगे। यदि रियल इस्टेट का बात है, रीट्स का बात है, तो रियल इस्टेट बना दिए, यानी कि घर उड़ बना दिए, और वो घर बना के हम रेंट पे लगा दिए, ऑफिस में लगा दिए, तो हमको मंथली पैसा मिलेगा ना, मिलेगा कि नहीं मिलेगा मंथली? तो जो मंथली जब पैसा मिलेगा, और जो शेयर होल्डर था जिसने मुझे पैसा दिया, उसी हिसाब से उसको भी थोड़ा थोड़ा पैसा देते रहेंगे, दोनों का काम हो गया। सो डेट्स कॉल्ड इनबिट्स, इसी को बोलते हैं इनबिट्स और रेट्स। रियल इस्टेट में है तो उसको रेट्स कहेंगे, और यदि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में है तो उसको इनबिट्स कहेंगे। आया समझ में ये चीज़? तो इससे कितना पैसा मोबिलाइज हुआ, देखो ये मगर थोड़ा सैड स्टोरी है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 24 में लगभग 39 लाख करोड़ हुआ था, बट देखो ना घट गया। देखो तो 25 में ये 31 लाख करोड़ हुआ, घट गया ना। हम लोग अभी तक स्टोरी देखे जिसमें बढ़ रहा था सब चीज़, ये घट गया है। और इस बार देखो अप टू नवंबर तक मात्र 13-14 लाख करोड़ हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि अब इनबिट्स और रेट्स भी उतना पैसा मोबिलाइज नहीं कर पा रहे हैं जितना वो पहले कर रहे थे, इस पीरियड में कर रहे थे। आया समझ में? लोगों को अब उतना ज़्यादा भरोसा नहीं है, या जो ट्रस्ट है वो कम होते चला जा रहा है। कॉपी में छोटा छोटा नोट्स बनाते रहोगे, नहीं तो ये सब चीज़ देखने में अच्छा लगता है, सब भूल जाओगे। अब यहाँ पे देखते हैं, तो दिस मेजर्स एनहांस द सस्टेनेबिलिटी ऑफ फाइनेंसिंग फॉर लॉन्ग जेस्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। बताया ना बच्चे लोग क्या होता है लॉन्ग जेस्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट? ऐसा प्रोजेक्ट जिसको फाइनेंशियली वायबल बनने में बहुत टाइम लगता है। आज बैंक से पैसा लिए हैं, वो इकोनॉमिकली वायबल बनने में वो इंफ्रास्ट्रक्चर को लगेगा 20 साल 25 साल लगेगा। तो ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए भी सरकार ने प्रयास तो किए हैं। देखो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं बैंक्स का, नहीं बैंक का बात कर रहे थे हम लोग, क्या बात कर रहे थे? डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का बात कर रहे थे हम लोग, बॉन्ड मार्केट का भी देख रहे थे। मगर देखिए ये गौर करने वाली बात है, जो नॉन बैंक फाइनेंशियल कंपनीज है जिसको NBFC कहा जाता है, इससे भी अच्छा खासा क्रेडिट फ्लो हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। देखो इससे बहुत बढ़ा है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, यानी कि प्रत्येक साल जो बढ़ रहा है। आज 10 रुपया दिए, उसके कंपेयर में नेक्स्ट ईयर उतना परसेंटेज से, मतलब कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट का मतलब क्या होता है कि एक साल कंपेयर में दूसरे साल में कितना ग्रोथ हुआ। हाँ, काफ़ी बढ़ा है। देखो फाइनेंशियल ईयर 20 से लेकर 25 तक देखोगे तो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट लगभग 43% से बढ़ रहा है। तो यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर लोन के लिए भी नॉन बैंक फाइनेंशियल जो कंपनीज है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल जो कंपनीज है NBFC, वो भी बहुत पीछे नहीं है, वो भी अच्छा खासा पैसा दे रहा है जी। और उसका जो प्रत्येक साल जो बैंक का लोन देने का जो कैपेसिटी है वो 43% से बढ़ रहा है। आज मान लो कि NBFC ने 100 रुपया दिया है, तो नेक्स्ट ईयर कितना दे रहा है वो? 143 रुपीज़ दे रहा है। फिर नेक्स्ट ईयर कितना दे रहा है? 143 का फिर 43% ज़्यादा दे रहा है, इस तरीके से। तो ये एक अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट है, ये पॉजिटिव कह सकते हैं कि ये कंसिक्वेंस है कि बैंक तो दे ही रहा है, बॉन्ड भी हो ही रहा है, इनबिट्स और रीट्स हो ही रहा है, बट NBFC भी इंफ्रास्ट्रक्चर लोन दे रहा है। अच्छा, यहाँ पे देखो वही चीज़ बताए थे ये स्टूडेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इनबिट्स और रेट्स, रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ये भी अच्छा खासा बढ़ रहा है। इससे लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशनल, यानी कि जो इस तरह का लॉन्ग जेस्टेशनल वाले जो प्रोजेक्ट है उसके लिए ये भी जो तरीका है ये भी बेटर है और ये भी बढ़ रहा है। बट वी हैव ऑल्सो सीन कि थोड़ा सैड स्टोरी रहा है ना, थोड़ा सैड स्टोरी कि इतना मोबिलाइज हुआ था, इससे थोड़ा ये डिक्लाइन हो गया। अब यहाँ पे देखो, अब ये क्यों किया जा रहा है? बैंक ठीक तो था, बैंक तो पैसा दे ही तो रहा था, मगर बैंक का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? एसेट लायबिलिटी मिसमैच। क्योंकि बैंक के पास जो डिपॉजिट है वो शॉर्ट टर्म डिपॉजिट है, कोई भी आके तुरंत मांग सकता है पैसा, 2 साल 1 साल के अंदर ही मांग सकता है हम। मगर जो बैंक जो लोन दे रहा है और वो लोन उसका वापस यदि 15 साल 20 साल में आएगा तो एसेट लायबिलिटी मिसमैच हो जाएगा ना जी, फिर बैंक कैसे काम करेगा? तो इसलिए बैंक को सुरक्षित रखने के लिए बाकी मैकेनिज्म बेटर होना जरूरी है, चाहे वो NBFC का दरवाजा हो, चाहे वो इनबिट्स हो, चाहे वो रीड्स हो, चाहे DFI का बेटर बनना हो। बात समझे? ये सभी चीज। अब यहां पे देखो स्टूडेंट,
ऐसा नहीं कि सरकार ने प्रयास नहीं किया, सरकार ने बहुत प्रयास किया। इनफैक्ट आरबीआई का भी एक इस तरह का डायरेक्शन दिखेगा आप लोग को। यहाँ पे देखो, आरबीआई एक प्रोजेक्ट के साथ आई थी, प्रोजेक्ट फाइनेंस 2025 में एक डायरेक्शन दी थी प्रोजेक्ट फाइनेंस का। इसके अंतर्गत क्या बोला गया है कि अब जो जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होंगे भारत में, सब के लिए रूल्स और रेगुलेशन सेम होगा इंफ्रास्ट्रक्चर लोन के लिए, प्रोजेक्ट लेंडिंग के लिए, ताकि जो एम्बिग्यूटी है, जो वेगनेस है, वो खत्म हो सके, सब यूनिफॉर्म रहे। क्योंकि जानते हो कि जब हम लोग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का बात करते हैं तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बेटर होना जरूरी है, ठीक है। उसमें यदि वेगनेस रहेगा, उसमें अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए अलग अलग नियम रहेगा तो प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए क्या किया गया, आरबीआई के डायरेक्शन के हिसाब से जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है सबको यूनिफॉर्म रेगुलेशंस फॉलो करना होगा, नंबर 1। दूसरा डेवलपमेंट देखो, स्मॉल एंड मीडियम रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। अभी तक तो हम लोग इनबिट्स और रीट सुन रहे थे, नहीं, ये नया चीज है। एमएसएमई का ये इनबिट्स है ये, ठीक है, एमएसएमई यानी कि एसएम रीट है ये। पहले क्या था कि यदि आपके पास एसेट 500 करोड़ का है, लेट से 500 करोड़ का है, तभी आप पैसा मोबिलाइज करके इस तरह काम कर सकते हो। अब सरकार ने क्या कर दिया कि यदि किसी भी स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस का, समझे, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस का यदि 50 करोड़ भी है तो पैसा मोबिलाइज कर सकता है। देखिए अच्छी बात है। और क्या होगा इससे, जो भी इसके पास इंटरप्राइजेस के पास जो भी लैंड है, उस लैंड को वो एसेट मोनेटाइजेशन करके पैसा वो क्रिएट कर सकता है, विच इज वेरी गुड। देखो वही लिखा गया है यहाँ पे, दिस ब्रॉडन्स द यूनिवर्स ऑफ मोनेटाइजेबल रियल एस्टेट एसेट्स। जो भी रियल एस्टेट एसेट्स होंगे उसको मोनेटाइज कर सकता है। बताए थे ना, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये जमीन है, मेरे पास जमीन है, इतना जमीन पे हम काम कर रहे हैं स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे इतना जमीन पे काम कर रहे हैं, ये जमीन बचा हुआ है ना, ये जमीन को क्या कर दिए, मोनेटाइज कर दिए, और कुछ पैसा मिला तो पैसा यहाँ पे लेके फिर दूसरा ऑपरेशन में लगा दिए, और ये मोनेटाइज किए हैं, लीज में दिए हैं, पूरा बेचे नहीं है, ये 10 साल के लिए, 5 साल के लिए। इसी तरीके से हमारे कितने PSUs है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, उसके पास कितना जमीन होगा, हमारे इंडियन रेलवे के पास कितना जमीन होगा, है कि नहीं है। भारत में सबसे अधिक जमीन किसी के पास है तो इंडियन रेलवे ही है वो, ठीक है। उसके बाद वक्फ बोर्ड आता है, वक्फ बोर्ड आता है ना जी, उसके बाद सेकंड में आता है। तो इंडियन रेलवे का इतना जमीन है, उसको मोनेटाइज कर दिया जाए, जो पैसा आएगा, पैसा से फिर फर्दर इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च हो रेलवे का, वो ज्यादा बेटर स्ट्रेटेजी है ना। वही चीज यहां बताया गया है। अब देखो इसी तरीके से देखो, सेबी भी देखो, सेबी भी कोशिश कर रही है, एज आई टोल्ड यू, कि हमारा जो बॉन्ड मार्केट है स्टूडेंट, बॉन्ड मार्केट क्या है, डिपेंड नहीं है, डिपेंड नहीं है उतना, है ना। तो क्या कर रही है, बहुत चालाकी से सेबी ने क्या बोला, इसी बार की बात है, जनवरी, देखिए जनवरी 2026 का है, सेबी बोल रही है कि जो रीट्स है, जो इनविट्स है, इसको भी सिक्योरिटी बैक करके सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड किया जाएगा, सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड किया जाएगा। सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड करने का मतलब क्या, हाई लिक्विडिटी, इट एक्ट एज अ शेयर मार्केट। कोशिश है सरकार की तरफ से, सेबी की तरफ से कोशिश है कि बॉन्ड मार्केट यदि डिपेंड नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, बॉन्ड को इक्विटी में कन्वर्ट करो, बात समझे ना, इक्विटी में कन्वर्ट करो, ताकि, क्योंकि सेकेंडरी मार्केट तो भारत का बहुत स्ट्रांग है ना बच्चे लोग। मार्केट कैपिटलाइजेशन इंडियन शेयर मार्केट कितना है, $4 ट्रिलियन से भी ज्यादा है। 100% से ज्यादा हमारा मार्केट कैपिटलाइजेशन है, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट का कितना है जी, 150% है। कहने का मतलब क्या हुआ कि इंडिया का जो शेयर मार्केट है बहुत ही रोबस्ट है। अभी रिसेंट टाइम में देखे थे ना, कैपिटल फ्लाइट हो गया, तो मैं फिर भी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के वजह से हमारा शेयर मार्केट बहुत अच्छे से चल रहा है। तो प्रयास तो यही है, कैसे भी इनविट्स और रीट्स वाला जो मॉडल है उसको क्या किया जाए, इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट की तरह ट्रेड किया जाए, ठीक है, ताकि वो भी सेकेंडरी मार्केट में आएगा तो हाईली लिक्विड पैसा आएगा, उसमें प्रॉब्लम नहीं झेलना पड़ेगा। अब यहां पे देखते हैं ये क्या है, PPP। इंफ्रास्ट्रक्चर में PPP का मतलब होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ये परचेजिंग पावर वो पैरिटी नहीं है, वो समझे, इसका मतलब होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप।
इसका मतलब क्या होगा, सरकार यानी कि स्टेट और प्राइवेट प्लेयर दोनों साथ आ रहे हैं ताकि वो प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट किया जाए। हमारा रोड में भी यही होता है, रोड सब में प्राइवेट प्लेयर को भी पार्टिसिपेट करवाया जाता है। ठीक है, हाँ। इसमें ऐसे होता है ना कि पहले प्राइवेट प्लेयर वो कंस्ट्रक्शन करती है, फिर वो अपना अर्न कर लेती है और फिर वो भी एक एग्जाम्पल है टोल टैक्स वाला, बिल्कुल वो भी एक एग्जाम्पल है प्राइवेट प्लेयर पार्टिसिपेशन का। वो टोल टैक्स ले लेगी, उसके बाद फिर सरकार को हैंड ओवर कर देंगे। हाँ बिल्कुल, इट इज़ ऑल्सो एग्जाम्पल, इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप। बहुत सारे अलग अलग मॉडल होते हैं, BOT होता है, हाइब्रिड एन्युटी मॉडल होता है, बताए थे ना HAM, सब एग्जाम्पल है वो। ठीक है, उस समय बताए थे ना पोर्ट के लिए भी अलग से आया है मॉडल, वो भी एग्जाम्पल है PPP का। तो PPP कैन बी मैनी टाइप्स, बहुत सारे टाइप्स के हो सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक एपेक्स बॉडी बना है, एक सुप्रीम बॉडी बनने का बात है इसमें, ताकि वो जितने भी भारत सरकार का जो सेंट्रल सेक्टर का जो PP प्रोजेक्ट है उसको अच्छे से वो कर सके, अप्राइज कर सके, चेक कर सके। उसमें जो चेयरमैन होंगे, इस एपेक्स बॉडी के जो चेयरमैन होंगे वो होंगे सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। यही डिपार्टमेंट बनाता है ना, चाहे बजट बनाए और चाहे वो आपका सर्वे बनाए। तो इस डिपार्टमेंट के जो सेक्रेटरी होंगे वो हेड करेंगे इस बॉडी को। इतना ही नहीं, इसमें और भी मेंबर्स होंगे, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर हो या डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स हो, सभी के सेक्रेटरीज भी होंगे इसमें। नीति आयोग के CEO भी होंगे। तो इस तरीके से बहुत सारे डिपार्टमेंट के इसमें जो हेड है, सेक्रेटरी सब होंगे इसके अंदर। ठीक है, और ये क्या है काम, ये काम है कि PPP मॉडल पे जो भी प्रोजेक्ट सब चल रहा है, काम कितना हो रहा है उसका, वो चीज़ को देखना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अच्छा ये बताओ बच्चे लोग, मैं एक छोटा सवाल पूछ रहा हूँ आप लोग को। यदि इंडस्ट्री है, चलो यहाँ पे एक इंडस्ट्री है, यहाँ पे इंडस्ट्री है, यदि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का बात हुआ तो कोई भी प्राइवेट प्लेयर आके चुपचाप आके बना देगा। क्यों? क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है इकोनॉमिकली बहुत वाइबल है, प्रोजेक्ट बना देंगे, बहुत पैसा कमा लेंगे। बट एक प्राइवेट प्लेयर से ये बोला जाए कि अस्पताल बनाना है, वो भी गांव वाले क्षेत्र में, बनाएगा वो? नहीं बनाएगा, नहीं बनाएगा, क्योंकि इकोनॉमिकली वाइबल नहीं है प्रोजेक्ट। आप गांव में बना दिए, बहुत बड़ा हॉस्पिटल बना दिए, कोई आ ही नहीं रहा है देखने के लिए, तो गया पैसा वो। हमारी सरकार तो चाहती है, सरकार तो चाहेगी कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बने, सरकार तो चाहेगी अस्पताल बने, स्कूल बने। तो इसके लिए सरकार को एक स्ट्रेटेजी के साथ आना पड़ता है, इट्स कॉल्ड वायबिलिटी गैप फंडिंग। ठीक है, किसी क्लास में बताए थे कि वायबिलिटी गैप फंडिंग को समझना है तो सब्सिडी के रूप में समझिए, बट वो सब्सिडी एग्जैक्टली सब्सिडी नहीं है। वायबिलिटी गैप फंडिंग, देखिए वर्ड ही बहुत कुछ बोल रहा है। वायबिलिटी यानी कि प्रोजेक्ट को जो वायबल बनना था, मैं वायबल नहीं बन पाया, वायबिलिटी गैप, दैट इज अ वायबिलिटी गैप। तो जब वायबल नहीं बन पाया तो उसको वायबल बनाने के लिए हम आपको अलग से फंड दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड वायबिलिटी गैप फंडिंग। आया समझ में? एक प्रोजेक्ट को वायबल बनाने के लिए, क्योंकि वो प्रोजेक्ट वायबल है नहीं, उसमें गैप है, उस गैप को फिलअप करने के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग दिए जा रहे हैं। तो आप समझिए आप लोग कि अस्पताल बनाने के लिए, एजुकेशनल हब बनाने के लिए, जो बहुत ज़रूरी है देश के लिए, कंट्री के प्रोग्रेस के लिए, कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, उसके लिए भारत सरकार क्या करेगी? अच्छा खासा वायबिलिटी गैप फंडिंग देगी। यहाँ पे देखिए ये चीज़ दिखेगा आप लोग को। यहाँ पे इकोनॉमिक सेक्टर में सरकार देखो 40% तक कैपेक्स देने के लिए तैयार है एज अ वायबिलिटी गैप फंडिंग। ठीक है, ये आपका इकोनॉमिक सेक्टर प्रोजेक्ट्स हो गया। जबकि इसके लिए भी, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी सरकार क्या बोले कि 80% तक हम कैपेक्स देने के लिए तैयार है तुमको। उतना ही नहीं, जब प्रोजेक्ट बन के तैयार हो जाएगा तो 5 साल के लिए जो पोस्ट कमर्शियल ऑपरेशंस होते हैं, चलाने के लिए होता है ना ऑपरेशंस, उसके लिए भी सरकार अलग से वायबिलिटी गैप फंडिंग देगी। तो बहुत ही अच्छा सोच है सरकार का कि वायबिलिटी गैप फंडिंग पहले भी बनाने के लिए दे रही है, अब बाद में जब प्रोजेक्ट बन के उसको चलाने की बात आए, क्योंकि उस समय भी तो पैसा रुपया लगता है उसको, तो उसके लिए भी सरकार 5 साल के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग देने का बात कर रही है। ठीक है, और इतना ही नहीं, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड, इससे भी अच्छा खासा फंडिंग जा रहा है ताकि अधिक से अधिक हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट सब बन सके। याद करिए आप लोग को इकोनॉमिक सर्वे में भी और बजट में भी सेस्की के बारे में बताया गया था। सेस्की में क्या बताए थे स्टूडेंट कि सेस्की एक ऐसा फंड है, पहले कितना था 1.5 लाख करोड़ का ये फंड था सेंट्रल गवर्नमेंट का। इस बार के बजट में इसको 2 लाख करोड़ बना दिया गया ताकि स्टेट सब यहाँ से लोन लेके कितना साल तक के लिए मैच्योरिटी है, 50 ईयर्स तक इंटरेस्ट फ्री लोन है।
ताकि स्टेट वहां से बोरो करके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पे खर्च कर सके। अब यहां पे देखो, रैपिड एसेट क्रिएशन एंड शिफ्ट टुवर्ड्स इंटीग्रेटेड सिस्टम लेवल इंटीग्रेशन। अच्छा, ये देखो कितना अलग बात है। देखो खाली ना, जैसे मान लो कि भारत सरकार ने एनएच बना दिया, यहाँ पे सुनो, सिंपल से सोचो, एनएच बना दिया भारत सरकार ने, ठीक है, राज्य सरकार ने भी एसएच बना दिया, स्टेट हाईवे बना दिया, ठीक है, पोर्ट अथॉरिटी ने भी, अपना जो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग है उसने भी पोर्ट बना दिया, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने भी अपना क्या बना दिया, रेलवे बना दिया, सब बन गया, सब बन के तैयार हो गया। मैं यदि कनेक्शन ना हो तो क्या काम का, फिर कनेक्शन होना जरूरी है ना, हाईवे स्टेट हाईवे से कनेक्ट हो, पोर्ट इससे बढ़िया से कनेक्ट हो, ये इससे कनेक्ट हो, ये उससे कनेक्ट हो, चाहिए कि नहीं चाहिए। इसी के लिए भारत सरकार ने कुछ साल पहले पीएम गति शक्ति को लॉन्च किया था। पीएम गति शक्ति, पीएम गति शक्ति, ठीक है, ताकि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बन के तैयार है वो साइलोज में ना रहे, वो क्या हो, एक सिस्टम लेवल डेवलपमेंट हो, एक हो जाए वो सब। और ये एक होगा तभी जाकर लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगा। बढ़िया बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया तो उससे थोड़े लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होता है, वो कनेक्ट होना चाहिए। मान के चलो, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि मैं ट्रेडर हूँ, ठीक है, मैं सामान लेके आ रहा हूँ बंगाल से, ठीक है, बंगाल से सामान लेके आ रहा हूँ, बहुत सस्ता पड़ा मुझे रोड से लाने में, कहीं कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि रोड बहुत बढ़िया बन गया था। मैं जब हम आए, हमको पहुँचना है तमिलनाडु जाना है लेट्स से, ठीक है, हम लेके आए, अच्छा रोड था, वहाँ पे आए और उसके बाद हमको कोई कनेक्टिविटी ही नहीं मिला, जबकि वो बहुत दूर के बाद रेलवे कनेक्टिविटी है, तो फिर क्या काम का, लॉजिस्टिक कॉस्ट तो फिर महंगा हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या कि जहाँ पे हम आके रोड ट्रैवल करके हम जहाँ आए तो वहाँ से भी तो कनेक्टिविटी होना चाहिए बहुत स्ट्रांग, सब ऑल कनेक्ट, जितने भी प्रोजेक्ट सब है सब कनेक्ट हो जाएगा तो लॉजिस्टिक कॉस्ट ऑटोमेटिकली रिड्यूस होगा। इसी के लिए पीएम गति शक्ति आया था। ठीक है, समझ गए स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे तो ठीक है, इंडिया बढ़ रहा है, इंडिया रैपिड एसेट क्रिएशन कर रहा है, बट हम लोग किस तरफ बढ़ रहे हैं, सिस्टम लेवल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं एज अ होल, पीएम गति शक्ति वाला। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा गया है ना, थ्रू पीएम गति शक्ति। और साथ साथ हमने नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी को भी इंप्लीमेंट किया है, डिजिटल प्लेटफॉर्म को भी बेटर किया है। अब देखो, अभी हर चीज का ही आपको ऐप मिल जाएगा ना, बिल्कुल। तो कहीं कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, कहीं कुछ हुआ, तो ये चलो, ये तो आपने पूरा कनेक्ट कर दिया। फॉर दैट ऑल्सो यू हैव टू हैव सॉफ्टवेयर कनेक्टिव इंटरफेस होना चाहिए उसके लिए, तो इंटरफेस के लिए भी काम हुआ है इस गवर्नमेंट के अंदर। ठीक है, दिस वन। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फ्रेमवर्क, एसेट मोनेटाइजेशन, एज आई टोल्ड यू, कैपिटल मार्केट जैसे इनविट्स के लिए, तो इससे क्या हो रहा है, प्राइवेट प्लेयर्स को अट्रैक्ट किए जा रहे हैं, किसमें, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में। एट द सेम टाइम हम अपना डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का बात करेंगे तो भारत का क्या ही कहना, यूपीआई, ठीक है, यूपीआई हमारा डिजिटल इंडियन डिजिटल मिशन, भारत का जो डिजिटल मिशन कितना ग्लोबली एक्लेम मिला है इस चीज को, तो इंडिया इज डूइंग फेयरली गुड इन दिस थिंग। और ये सभी चीज बहुत ही सही प्रयास है, किसके लिए, विकसित भारत बनने के लिए, बाय 2047 के लिए। यहां पे देखो, इंडिया एक्टिवली इंप्रूविंग लॉजिस्टिक एफिशिएंसी। इंडिया देखो ना, अभी हमारा लॉजिस्टिक कॉस्ट कितना है जी, 8-9% के आसपास होगा। सरकार ने बहुत पहले ही बोला था कि हमको सिंगल डिजिट में लाना है इसको, गवर्नमेंट ने करके दिखाया ये चीज। यही जो बोल रहे थे भाई, चलो यही बोल रहे थे, यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म, ताकि पीएम गति शक्ति में जो भी है कंपोनेंट्स अलग अलग, वो सब इंटरफेस को जोड़ सके एक साथ। यानी कि एक जो ट्रेडर्स उसको पता चल सके, हम यहाँ से यहाँ ट्रैवल करें तो यहाँ पे मेरा जहाज बैठा हुआ है, वहाँ से ट्रैवल करेंगे, अच्छा यहाँ से हमारा रोड है, सब उसको पता होना चाहिए। जितने भी स्टेक होल्डर सब इसमें अनबोर्ड हो जाएंगे। सो नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी हो तो इसने बहुत ही प्रिडिक्टेबल बना दिया, देखिए ना, प्रिडिक्टेबल एंड डिजिटाइज लॉजिस्टिक इन्वायरमेंट। फिर उसके बाद ULIP ये और बेटर किया है। तो इस तरह का भारत सरकार का प्रयास जो कि बेटर है। और जहाँ तक सवाल है डिजिटल प्रेजेंस का, तो भारत नेट के अंदर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को स्ट्रॉन्ग किया गया, विलेज सबको भी ऐड किया गया। देखिए ना, विलेज एरिया में भी आपको इंटरनेट सब मिलेगा, मिलता है विलेज एरिया में इंटरनेट सब, बिल्कुल भारत नेट परियोजना के अंतर्गत है वो सब, समझे।
यूपीआई देखो भारत का, आधार देखो, यूलूप देखो, यूलूप मतलब दिस वन, ठीक है, डीजी यात्रा देखो, फास्टैग देखते हो, गाड़ी लेके जाते हो, है ना, आगे निकलते हो अपने आप पैसा कट जाता है, फास्टैग। तो ये सब सरकार का एक बेहतरीन प्रयास है। अब यहाँ पे देखो इंफ्रास्ट्रक्चर, अभी भी देखो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है फॉर मीडियम टर्म ग्रोथ के लिए, फॉर मीडियम टर्म ग्रोथ के लिए। और कैसे होगा ये होगा पब्लिक कैपेक्स से, यानी कि सरकार खर्च कर रही है, सरकार कर रही है कि नहीं कर रही है। मीडियम टर्म एक तो होता है शॉर्ट टर्म की अभी होना, मीडियम टर्म मतलब 10 साल के लिए, 5 साल के लिए, एक होता है लॉन्ग टर्म वो 50 के लिए, 60 के लिए, इसको लॉन्ग टर्म। मीडियम मतलब बीच के लिए। अब यहाँ समझो कि सरकार कर तो रही है, सरकार 11 लाख करोड़ दे रही है, 12 लाख करोड़ दे रही है, कम है क्या? एक ये हो गया। दूसरा क्या है? क्राउड इन, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को लाओ, क्राउड इन करो, जरूरी है। अभी देखे ना पीपीपी मॉडल, प्राइवेट पेड़ किसी का पार्टिसिपेट करवाओ। और क्या है कि लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग होना चाहिए। लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग देखो बैंक को प्रॉब्लम है कि नहीं लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग करने में, तो इसलिए बॉन्ड मार्केट सब डिपेंड होना चाहिए, हमारा डीएफआई बेस्ट होना चाहिए, हमारे और भी मैकेनिज्म बेस्ट होना चाहिए, तभी जाके हम लोग इस तरह का चीज अचीव कर पाएंगे। होप सो समझ में आ गया होगा। यस, आई हैव कंप्लीटेड दैट वन। ठीक है। नाउ विल सी द मॉड्यूल नंबर 10। मॉड्यूल नंबर 10 में हम लोग देखेंगे रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड बहुत सारा इंफॉर्मेशन, एंड ये इंफॉर्मेशन सभी बहुत काम का है, छोटे छोटे इंफॉर्मेशन लिख लोगे कॉपी में। देखो यहां पे समझो, अब यहां पे समझने वाली बात है कि हमने ग्लासगो समिट में जब इंग्लैंड में से सबमिट हुआ था, ग्लासगो समिट में हमने मोदी जी ने बोला, यानी कि भारत ने इस बात को रखा कि हम नॉन फॉसिल फ्यूल्स से जो पावर है, पावर कैपेसिटी है, वो हम 50% कर देंगे बहुत जल्दी। इंडिया हैज डन इट, इंडिया ने वो चीज़ अचीव कर लिया। तो नॉन फॉसिल फ्यूल्स जो हमारा इंस्टॉल पावर कैपेसिटी है वो 50% से ज़्यादा हो गया है। अच्छा, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल पावर जनरेशन एंड इंस्टॉल पावर कैपेसिटी, दोनों के बीच में अंतर है बच्चे लोग। यहां पे ध्यान दोगे, यहां पे ध्यान दोगे क्लास में जो प्रेजेंट हो। अभी भी भारत में जो बिजली आता है, बिजली का सबसे ज्यादा सोर्स क्या है? कोयला है। 74% जो भारत में बिजली क्रिएट होते हैं वो कोयला को जला के ही होते हैं, कोयला को बंद करके ही होता है, समझे? इट्स एक्चुअल, इसको बोलते हैं एक्चुअल प्रोडक्शन। मैं जहां तक सवाल इंस्टॉल कैपेसिटी का, आप लगा कितना रहे हो, कितना गीगावाट का लगा रहे हो, जो कि बाद में प्रोडक्शन देगा। तो हम लोग जो बात करेंगे यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे इंस्टॉल पावर कैपेसिटी का बात कर रहे हैं, डोंट बी कंफ्यूज। तो भारत इस मामला में बहुत आगे निकल गया है। अभी हमारा नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज से जो इंस्टॉल पावर कैपेसिटी है वो 52% है, 52% है वो, बात समझे? बाकी जो बचा, कितना बचा जी? बाकी 48 बचा, तो 48 क्या होगा? ये फॉसिल फ्यूल से होगा। इंडिया ऑलरेडी देखो, इंडिया ऑलरेडी 50% वाला जो आंकड़ा था कि इंस्टॉल पावर कैपेसिटी हमें नॉन फॉसिल फ्यूल से करना, वो ऑलरेडी निकल चुका है। अभी 52 है हमारा। ये दिसंबर 2025 का हम डेटा का बात कर रहे हैं, देखो। और रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में कितना ज्यादा एडिशन हुआ है हमारा, सालाना होता है, और सबसे अधिक किसी में हो रहा है तो वो सोलर एनर्जी में हो रहा है। सोलर एनर्जी में जैसे 135, अभी थोड़ी देर में देखेंगे, 135 गीगावाट का हम लोग कैपेसिटी ऐड किए हैं, किसमें? सोलर में। जहां तक सवाल है विंड का, तो विंड में 55 गीगावाट का, विंड में कितना? 55 गीगावाट का, ह्यूज है ये। मगर सोलर देखो कितना आगे निकल गया। अच्छा, ये सरकार सोलर एनर्जी के लिए जानी जाती है, सोलर एनर्जी बहुत प्रमोट की है सरकार ने। अच्छा, यहाँ पे देखो, यदि IRENA का ये डेटा देखोगे, रिन्यूएबल एनर्जी स्टैटिक्स, तो उसके हिसाब से इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में ग्लोबली 4th रैंक में आता है। आफ्टर चाइना इज फर्स्ट, सेकंड USA एंड थर्ड मैक्सिको। ये ग्रेट अचीवमेंट है किसी भी कंट्री के लिए, इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। ठीक है, प्रोग्रेस अच्छा हो रहा है, चाहे वो प्रोग्रेस आपका सोलर में हो, विंड में हो,
चाहे बायो एनर्जी यानी कि बायोमास में हो, सभी में बेहतरीन देखने को मिल रहा है, समझे ना। और साथ साथ इंडिया में ऐसे बहुत सारे मिशंस हैं जो लगातार पैरेलली चल रहा है, जैसे नेशनल न्यूक्लियर मिशंस, ग्रीन हाइड्रोजन मिशंस और बायो एनर्जी प्रोग्राम सब, ये सब पैरेलल प्रोग्राम सब है जो कहीं ना कहीं और ज़्यादा ही रिन्यूएबल एनर्जी का इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहा है हमारे कंट्री में। हाइड्रोजन फ्यूल देखो, आने वाले समय में जान रहे हो ना हाइड्रोजन फ्यूल कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत कम हाइड्रोजन से आप फ्यूल से कितना लंबा आप ट्रैवल कर सकते हो, और क्या वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है। जानते हो ना दिल्ली जाना आता है ना सीएनजी के लिए, हाँ बिल्कुल, कंप्रेस नेचुरल गैस कितना काम का चीज़ है वो। और यदि हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल यूज़ किया जाए तो वो और बेटर है बट इसके लिए इलेक्ट्रोलाइजर चाहिए होता है। अभी इलेक्ट्रोलाइजर का प्रॉब्लम क्या है कि थोड़ा महंगा है। देखो दुनिया में जब सोलर एनर्जी पे काम शुरू हो गया तो उसके बाद देखते हो फोटोवोल्टाइक सेल सब बहुत सस्ता हो गया। एक टाइम था कि एक सोलर पैनल बनाने में बहुत पैसा लगता था, 15 साल पहले की बात बोल रहा हूँ मैं, 15-20 साल पहले की बात। अभी बहुत सस्ता हो गया। वो सस्ता इसलिए हुआ कि बहुत सारे कंपनी इस पर काम किए हैं। उसी तरीके से हाइड्रोजन फ्यूल पे या इस तरह का जो नया टेक्नोलॉजी वाला कोई भी चीज़ है उस पर यदि इस तरह कंपटीशन हो तो दाम सस्ता होते चला जाएगा वो, समझे। दिस वन, यहाँ पे देखो स्टूडेंट, दिस वन तो फजल फ्यूल, इससे पावर जो कैपेसिटी है कितना है, देखो यहाँ पे 247 गीगावाट। लिख लेना है ये सभी डेटा को, काम आएगा ये 247 गीगावाट। वही आप देखोगे नॉन फजल फ्यूल देखोगे, ठीक है, नॉन फजल फ्यूल देखोगे तो वो कितना है जी, 252 है। सो बच्चे लोग समझ में आया ना कैसे इसने सरपास कर दिया इसको, ये 252 है, ठीक है। नॉन फजल फ्यूल से कितना है आपका पावर कैपेसिटी एडिशन, 252 गीगावाट है। अब बच्चे लोग यहाँ पे देखोगे दिस वन 254 लिख लो, इसको 4 कर लो, चलो 254 गीगावाट दिस वन। अच्छा इसमें से देखो स्टूडेंट, इसमें से थोड़ा ग्राफ समझो, इसमें से यानी कि 254 गीगावाट में 52% क्या है, सोलर एनर्जी है। 52 का मतलब क्या होगा, 135 गीगावाट। लिख लो इसको, आउट ऑफ 253 52% यानी कि 135 गीगावाट क्या है, सोलर एनर्जी है। उसी तरीके से बच्चे लोग देखोगे विंड एनर्जी तो 21% है, 21% इक्विवेलेंट टू 55 गीगावाट। सो और न्यूक्लियर से कितना है, 20%। न्यूक्लियर से 20% है, 20% को इक्विवेलेंट करोगे नंबर में तो होगा 9 गीगावाट। समझे, 9 गीगावाट हो जाएगा वो। हाँ उसी तरीके से देखोगे लार्ज हाइड्रो, देखोगे बच्चे लोग, लार्ज हाइड्रो हो गया, स्मॉल हाइड्रो हो गया, ठीक है, इसका भी अच्छा खासा। हाँ क्या बोले, हाँ नहीं सॉरी मैंने गलती बता दिया यहाँ पे, आई एम सॉरी। 20% जो वो लार्ज हाइड्रो है, इसको लिखो लार्ज हाइड्रो, दिस इज लार्ज हाइड्रो, ठीक है, लार्ज हाइड्रो, ठीक है, लार्ज हाइड्रो, ठीक है। स्मॉल हाइड्रो लिखो 2%, स्मॉल हाइड्रो क्या है, 2% है, स्मॉल हाइड्रो 2% है। अब यहां पे लिखोगे बायो एनर्जी कितना है, 5% है, ठीक है। अब प्लस करके लिखोगे, देखो स्टूडेंट यहां पे सोचने वाली बात, थोड़ा समझो अच्छे से। बहुत सारे भारत सरकार का डॉक्यूमेंट्स देखोगे ना, बाद में ही पढ़ोगे सभी चीज़। भारत सरकार का जब डॉक्यूमेंट देखोगे तो भारत सरकार कई बार लार्ज हाइड्रो को रिन्यूएबल एनर्जी के रूप में गना देती है और कई बार उसको सेपरेट लिखती है। यहाँ पे भारत सरकार ने जो दिया है तस्वीर, इसमें क्या है कि रिन्यूएबल एनर्जी के साथ में वो रखी है लार्ज हाइड्रो को, नहीं तो कई ऐसे डॉक्यूमेंट में होता है उसको अलग रखा जाता है, ठीक है। और न्यूक्लियर एनर्जी, देखो न्यूक्लियर एनर्जी भले ही ग्रीन है बट वो रिन्यूएबल एनर्जी के उसमें रखा नहीं जाता है, उसके अंदर नहीं रखा जाता, उसको सेपरेट रखा जाता है। और इसका टोटल अमाउंट कितना है, 9 गीगावाट, ठीक है। लार्ज हाइड्रो कितना परसेंटेज है, कितना लिखे हो, 20% ना, इक्विवेलेंट टू लिख लो 51 गीगावाट है वो, 51 गीगावाट। और न्यूक्लियर अलग से लिख लेना है, न्यूक्लियर कितना है, 9 गीगावाट, ठीक है, दिस वन।
अब यहाँ पे देखते हैं कि सोलर एनर्जी में क्या क्या काम हुआ है, क्योंकि जानते हो सोलर एनर्जी में बहुत सारे मिशन भारत सरकार के आए हैं रिसेंट टाइम में। तो आप लोग लिखे हो ना 135 गीगावाट, देखो 135 गीगावाट, समझ में आया? 135 गीगावाट 2014 में मात्र 3 गीगावाट था, बताओ 45 फोल्ड इंक्रीज हुआ है ये। तो ये सरकार सोलर एनर्जी के लिए जानी जाती है। आया समझ में? आया समझ में ना दिस वन? अब यहां दो प्रोजेक्ट देखते हैं, ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड। क्या होता है ऑन ग्रिड का मतलब? यहां पे देखो सभी लोग, ऑन ग्रिड का मतलब क्या होता है कि जो जहां पावर क्रिएट हो रहा है वो पावर तुरंत जुड़ जाएगा ग्रिड में, ताकि ग्रिड में जुड़ने का मतलब क्या है कि वो दूसरी जगह भी जा सकता है। हाँ, बैटरी वाला सिस्टम है, वहां से जुड़ के वो चला जाएगा, दूसरी जगह पे भी वो जा सकता है, डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। दैट्स कॉल्ड ग्रिड। ऑफ ग्रिड का मतलब क्या है कि जहां पावर जनरेट हो रहा है वहीं खर्च होगा, वो दूसरी तरफ जुड़ेगा नहीं। दैट्स कॉल्ड ऑफ ग्रिड। सो सिंपल। इस तरीके से देखो भारत सरकार का जो मिशन सब है, पीएम सूर्य घर मिशन, इसके अंतर्गत 8 गीगावाट रूफटॉप कैपेसिटी इंस्टॉल हुए हैं दिसंबर 2025 तक। हालांकि इसमें ज़्यादा होना चाहिए था, ये बहुत कम है। रूफटॉप समझ रहे हो ना, घर के छत के ऊपर इस तरह का पैनल लगाना। पीएम कुसुम के अंदर 3 एलिमेंट था, ए बी सी। हम लोग सी एलिमेंट को ले रहे हैं क्योंकि ये सी एलिमेंट ही ग्रिड से कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये भी इसमें भी दिया गया है। ठीक है, ये डेटा याद करने की जरूरत नहीं है वैसा। सोलर पार्क का भी डेवलपमेंट हुआ, अल्ट्रा मेगा सोलर प्रोजेक्ट्स का भी डेवलपमेंट हुआ। लगभग 55 सोलर पार्क्स बने हैं इतने कैपेसिटी के। ये कैपेसिटी याद करने की जरूरत नहीं है आप लोग को। तो कहने का मतलब क्या कि ऑन ग्रिड में बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स, बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंट हुए हैं। यू डोंट नीड टू रिमेंबर दिस एवरीथिंग। ठीक है, मेन पता होना चाहिए। क्या क्या पता होना चाहिए? पीएम सूर्य घर मिशन पता होना चाहिए। ठीक है, पीएम कुसुम पता होना चाहिए, थोड़ा सा सोलर पार्क पता होना चाहिए, और अल्ट्रा मेगा पता होना चाहिए, क्योंकि डेटा सब बदलते चला जाएगा ये। और ऑल टुगेदर जो मेन डेटा है ये याद रहना चाहिए, दिस थिंग्स। अब यहाँ पे देखो ऑफ ग्रिड में देखो, जैसे मैंने कहा कि पीएम कुसुम का 3 एलिमेंट होगा 3 एलिमेंट। तो एक जो एलिमेंट है कंपोनेंट एलिमेंट बी क्या है? ऑफ ग्रिड है। तो देखो भारत सरकार ने ना बहुत पहले एक बहुत अच्छा स्लोगन दिया था कि अब हमारे जो किसान दाता हैं, अन्नदाता है, अब ऊर्जा दाता भी बनेंगे। ठीक है, अन्नदाता हमारे ऊर्जा दाता भी बनेंगे। क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब होता है कि अभी तक तो अन्न ही उगा रहे थे, अब वहाँ पे पैनल वगैरह लगाया जाएगा, उससे इलेक्ट्रिसिटी भी क्रिएट होगा। जो इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होगा तो इलेक्ट्रिसिटी को बेच के या अपने लिए भी यूज़ करके वो सफिशेंट हो सकते हैं। तो अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाने का बात था। ठीक है, और इसी का जो मिशन है, कौन सा मिशन है ये? प्रधानमंत्री कुसुम योजना, दिस वन। तो न्यू सोलर पावर स्कीम्स, ठीक है, ये जनजाति के लिए, आदिवासी के लिए, ट्राइबल्स के लिए ये आया था। इसे इतने लोग बेनिफिटेड रहे, इतने हाउस होल्ड्स बेनिफिटेड रहे। अच्छा, अब यहाँ पे बात है स्टूडेंट, हमेशा हम लोग पीएलआई स्कीम का बात करते हैं ना, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव। बच्चे लोग याद है पीएलआई स्कीम के अंदर कितने सेक्टर्स हैं? हाँ, 14 सेक्टर, 14 सेक्टर्स है ना। इस 14 सेक्टर में एक सेक्टर ये भी है जी, सोलर पीवी मॉडल्स को बढ़ाने का बात था, और ज़्यादा हुआ है। पहले कंपेयर में इंडिया में बहुत बना है, बट प्रॉब्लम क्या है इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वैल्यू एडिशन नहीं होता है इस कंट्री में। बाहर से आया पीवी मॉडल्स, फोटोवोल्टाइक जो मॉडल्स है बाहर से आएगा, असेंबल होगा और बिक जाएगा। वो कायदे से क्या होना चाहिए था, यहाँ पे रिसर्च होने चाहिए इसके ऊपर। ठीक है, अच्छा, पीवी वोल्टाइक सेल में भी चाइना सबसे आगे है जी। चाइना जितने भी रिसर्च देखिए, जहाँ जहाँ रिसर्च लगता है, जहाँ जहाँ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का बात हो, स्पेशली सोलर एनर्जी में, उसमें भी चाइना का सबसे बड़ा होल्ड है। ठीक है, सभी चीज। नाउ विल सी विंड एनर्जी। तो विंड एनर्जी में क्या डेवलपमेंट हुआ है? तो विंड एनर्जी देखोगे तो 4th हाईएस्ट विंड इंस्टॉल कैपेसिटी है वर्ल्ड का भारत। ठीक है, कितना जी? लगभग 55 गीगावाट का। ठीक है, और ये अभी रिसेंट टाइम में हम लोग ऐड किए थे, और ये लगभग ये आपका 30 गीगावाट प्रोजेक्ट्स, विंड प्लस विंड हाइब्रिड, ये दोनों हाइब्रिड मॉडल का है ये। ठीक है, ये सभी चीज़। अच्छा, ये काम का चीज़ है। देखो तो यहाँ पे वायबिलिटी गैप फंडिंग दिया गया था ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए। ऑफशोर का मतलब क्या होता है? समुद्र में ना, समुद्र में पानी बहुत, समुद्र में हवा बहुत आता है ना, विंड, उस विंड से टरबाइन को घुमा के आप लोग इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट कर सकते हो। इसके लिए 2 एरिया को सेलेक्ट किया गया था, लिख लेना है कॉपी में। 2 एरिया को सेलेक्ट किया गया था, 2 एरियाज को।
एक है गल्फ ऑफ खंबत, गल्फ ऑफ खंबत कहाँ पे है? गल्फ ऑफ खंबत गुजरात में, और दूसरा गल्फ ऑफ मन्नार, कहाँ पे है गल्फ ऑफ मन्नार? तमिलनाडु में, तमिलनाडु, और ये गुजरात। तो क्योंकि देखो इस तरह का प्रोजेक्ट बनाना वायबल नहीं हो सकता है, ठीक है, इसलिए वायबिलिटी गैप फंडिंग इस तरह के प्रोजेक्ट को दिया जा रहा है। अब बात करते हैं बायो एनर्जी। बायो एनर्जी स्टूडेंट्स, तो जो नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम के अंतर्गत, चाहे वो बायोमास हो, बायोगैस हो, वेस्ट टू एनर्जी सोर्सेस हो, सभी से प्रमोट किया गया है। देखते हो ना गांव से में सुनते हो ना, गोबर गैस, गोबर से जो गैस बनता है ना, तो क्या है? वेस्ट था, उसको वेस्ट से हम क्या करें? एनर्जी को डिराइव कर रहे हैं। इंस्टॉल कैपेसिटी देखो ना, इसका भी अच्छा खासा पहले से बढ़ा है, ठीक है, मगर ये स्टैंड नहीं कर पाता, विंड और सोलर के सामने में स्टैंड नहीं कर पाएगा, इसका अमाउंट अभी बहुत कम है, ठीक है। दिस वन, इस तरह का प्लांट सब लगाए गए हैं। न्यूक्लियर एनर्जी मिशन देखो, तो भारत सरकार का, भारत का टारगेट क्या था कि 100 गीगावाट तक हमें न्यूक्लियर पावर बनाना है बाय 2047 तक, और ये टारगेट बहुत एम्बिशियस टारगेट है स्टूडेंट, इतना ले जाना बहुत बड़ी बात होता है 100 गीगावाट तक। देखो न्यूक्लियर एनर्जी भी बहुत ही क्लीन एनर्जी है, यहाँ जो निकलता है बहुत क्लीन है, इसमें रिस्क भी बहुत इन्वॉल्व है। जो फुकुशिमा में जो हुआ था, जापान में जो फुकुशिमा में इतना बड़ा जो एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद पूरा वर्ल्ड में ही एक मैसेज गया कि भाई बहुत खतरा का चीज़ है ये न्यूक्लियर पावर प्लांट। अभी फिर से न्यूक्लियर पावर प्लांट को उठाया जा रहा है ये 4-5 साल में, अदरवाइज जब फुकुशिमा का एक्सीडेंट हुआ था तो सब लोग डर गए थे पीछे से, और ये रिस्क है इन्वॉल्व न्यूक्लियर पावर, जानते हो, क्योंकि इसका जो भी प्रोडक्ट्स होता है, जो भी आइजोटॉप सब होते हैं, इसका जो हाफ ईयर होता है, पढ़े हो बचपन में 11-12 में, हाफ ईयर बहुत लंबा 1000 साल तक के लिए रहता है, रेडियो एक्टिव होता है एलिमेंट्स। एनीवे लंबा रहेगा, बहुत लंबा रहेगा वो, ठीक है, वो खत्म डिकम्पोज नहीं होगा। यदि सोइल में गया, वाटर में गया तो सबको पॉल्यूट कर देगा वो, और यदि एयर में एक्सपोज हो गया तो फिर तो जानलेवा। भोपाल गैस ट्रेजेडी जान रहे हो ना बच्चे लोग? हाँ, कितना बुरा हुआ था। यहाँ पे देखो लार्ज रिएक्टर्स, हैवी वाटर रिएक्टर्स जो स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 सब में यूज होता है ना, उस पर काम हो रहे हैं। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, बिल्कुल इसके भी डेवलपमेंट हो रही है, ये सभी न्यूक्लियर एनर्जी से संबंधित है। यहाँ पे देखेंगे नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ये 5 मिलियन मैट्रिक टन्स टारगेट किया गया था एनुअली बाय 2030। इसमें भी देखो इतना टन्स हमारा कैपेसिटी जनरेट हो गया, और ये इंपॉर्टेंट है, ये इन्फॉर्मेशन, दिस इन्फॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट बिफोर डैट समझो कि इसके लिए इलेक्ट्रोलाइजर का कैपेसिटी बेटर होना जरूरी है। इलेक्ट्रोलाइजर क्या करता है? देखो जब हम हाइड्रोजन फ्यूल का बात करते हैं, यहाँ पे देखो तो बच्चे लोग, हाइड्रोजन फ्यूल सबसे ज़्यादा कहाँ से मिलेगा? वाटर से ही मिलेगा। H2O अटैच है ना हाइड्रोजन बॉन्ड से, और वो बॉन्ड क्या होता है? बहुत ही तगड़ा होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, उसको तोड़ना मुश्किल होता है, उसी के लिए इलेक्ट्रोलाइजर्स, ठीक है, उसी के लिए क्या है? इलेक्ट्रोलाइजर, जो एनायन और कैटायन को अलग करता है, कैटिन को अलग करता है, समझे? तो इलेक्ट्रोलाइजर अभी महंगा है वर्ल्ड में, इस पर भी कंपटीशन आए तो थोड़ा सस्ता होगा, तब ज़्यादा फिजिबल होगा। उसके लिए इलेक्ट्रोलाइजर का मैन्युफैक्चरिंग के लिए यहाँ पे लिखा गया है 3 ग्रीन हाइड्रोजन हब्स डेजिग्नेट किए गए हैं 3 पोर्ट को। एक क्या है? दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी गुजरात का, दूसरा क्या है? चिदम्बरम पोर्ट अथॉरिटी तमिलनाडु का, और तीसरा क्या है? पारादीप पोर्ट अथॉरिटी ओडिशा का। तो ये 3 पोर्ट है जो जिसको डेजिग्नेट किया गया है, ठीक है, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन हब्स। अब यहां पे देखते हैं सरकार कर रही है। अब देखो यहीं पे बात आता है ग्रिड का। अब सन का जो रेज है वो दिन में तो मिलेगा आपको, आप एनर्जी क्रिएट कर लिए दिन में, और आपके पास स्टोरेज वाला व्यवस्था ही नहीं है, तो फिर तो बर्बाद हो गया वो एनर्जी। इसलिए जरूरी है कि हम बैटरी स्टोरेज पे काम करें, ठीक है, बैटरी स्टोरेज, ताकि जो भी बिजली क्रिएट हुआ है उसको वहाँ पे स्टोर कर सके। देखो बेटर हुआ है। सीई एस्टिमेट किया कि इंडिया को कितना चाहिए? 336 गीगावाट आवर्स ऑफ एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी चाहिए। कब तक? 29 और 30 तक, और 31 और 32 तक हमें इतना ज़्यादा चाहिए। कहने का मतलब हमें बहुत बड़ा बैटरी स्टोरेज वाला इस्टेब्लिशमेंट करना होगा, बनाना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। क्यों? क्योंकि जिस अमाउंट में हमारा सोलर एनर्जी से जो क्रिएट हो रहा है,
रिन्यूएबल एनर्जी सब, उसके लिए हमें जगह चाहिए ना कहीं पे स्टोर करने के लिए, तो इतना इतना कैपेसिटी का चाहिए। अच्छा, इसमें यह भी बात किया गया, देखो इंटर स्टेट ट्रांसमिशन चार्ज को ना वेव कर दिया गया, यानी कि एक स्टेट से, सोचो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी जा रहे हैं तो वहां पे कोई चार्ज नहीं लगेगा, पैसा नहीं, उसको ड्यूटी फ्री होगा। कहने का मतलब ये हुआ। वायबिलिटी गैप फंडिंग दिए जा रहे ताकि इस तरह का चीज पे काम हो सके, किस पे, बैटरी स्टोरेज एनर्जी सिस्टम पे काम हो सके। पीएलआई स्कीम भी देखो, लगभग 18,000 करोड़ का पीएलआई स्कीम भी दिया गया था ताकि एडवांस केमिस्ट्री सेल कैपेसिटी का डेवलपमेंट हो सके, क्योंकि बैटरी इज ऑल अबाउट योर एडवांस सेल मैन्युफैक्चरिंग, है कि नहीं है? कि पढ़े हो ना, बैटरी वही सेल का कॉम्बिनेशन से ही तो बैटरी बनता है। अच्छा, यहाँ पे देखो इतना ही नहीं, जो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन IFC उसने भी कमिट किया है कि हम इतना इतना पैसा, लगभग $52 मिलियन हम दे रहे हैं, किसको, दिस वन इंडीग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट को, ठीक है। और फिर वो क्या होगा, ये सब पैसा जाएगा फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बैटरी स्टोरेज। सो द गवर्नमेंट इज ट्राइंग हार्ड, इनफैक्ट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन इज ऑल्सो सपोर्टिंग अस, गिविंग लोन। यहां पे देखो, अच्छा अब देखो इंटरेस्टिंग चीज, अब देखो सब, चलो ठीक है, सब कुछ ठीक है, एक कंट्री को आगे बढ़ना है, इंडस्ट्रियल बेटर होना है, सब कुछ ठीक है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट ये है, पहले क्या था कि जी एनर्जी यानी कि पावर में बेटर बनना है तो आपको टेक्नोलॉजी चाहिए और आपको कैपिटल चाहिए। अब एक कंपोनेंट और आ गया है, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल मिनरल्स। जिस हिसाब से दुनिया ग्रीन वर्ल्ड की तरफ जा रहा है, लोग चाहते हैं ना कि फजल फ्यूल कम जले, हम रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू आगे बढ़े, इकोनॉमी हमारा बढ़े, उसके लिए जो सबसे चोक पॉइंट होगा, जो सबसे मेन पॉइंट होगा, वो होगा क्रिटिकल मिनरल्स, जो चाइना के पास बहुत ज़्यादा है। रियर अर्थ मिनरल्स, ये अलग बात है कि इस बार हमारे भारत सरकार ने इस बजट में 4 स्टेट को चिन्हित किया है ना, 4 स्टेट को आइडेंटिफाई किया है ताकि रियर अर्थ मैग्नेट वहाँ से माइनिंग किया जा सके। देखो वही लिखा गया है, जो ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन अब खाली टेक्नोलॉजी पे ही डिपेंडेंट नहीं है, ना ही केवल कैपिटल पे डिपेंडेंट है। अब एक और इम्पॉर्टेंट एलिमेंट आ चुके हैं, वो क्या है कि जिसके पास क्रिटिकल मिनरल्स है उसके पास इकोनॉमिक स्टेट क्राफ्ट है। चलो इस वर्ड को याद आया, पढ़ाए थे क्लास में, स्टेट इकोनॉमिक स्टेट क्राफ्ट। चाइना बंद करवा दिया अपना, चाइना के पास चूंकि वो रिसोर्सेस है, वही इसी को बोलते हैं वेपनाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। सो जिसके पास क्रिटिकल मिनरल्स जैसे लिथियम हुआ, कोबाल्ट हुआ, निकल हुआ, कपर हुआ, रेयर अर्थ मिनरल्स हुआ, जिसके पास है वो स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट है, वो समझे, उसी के इर्द गिर्द होगा, पूरा जियोपॉलिटिक्स में डोमिनेंस करेगा वो। हाँ, कॉपर देखो, कॉपर भी क्या है, हाई प्राइस वोलेटाइल मेटल्स, ठीक है। एंड दिस सीरीज ऑफ माइंस आउटेज, जैसे दुनिया में देखोगे बच्चे लोग, जैसे चिली हो गया, कॉन्गो हो गया, इंडोनेशिया हो गया, ये सब अपने रियर अर्थ मिनरल्स के डिपॉजिट्स के लिए जाने जाते हैं। और इन लोगों को भी पता है कि कितना इंपॉर्टेंट रिसोर्सेस ये सब। तो जिस कंट्री के पास रिसोर्सेस है, खाली रिसोर्सेस भी होने से नहीं चलेगा, उसके पास टेक्नोलॉजी भी होना चाहिए उस चीज़ को निकालने के लिए, ठीक है। तो बहुत ही पावरफुल। अच्छा, मैं यहाँ पे एग्जांपल देना चाहूँगा। अभी रिसेंटली नीदरलैंड में, यदि आप लोग करंट अफेयर्स फॉलो करते हैं तो आप इसको लिंक कर लोगे, नीदरलैंड जो कि रिन्यूएबल एनर्जी के लिए जाना जाता है पूरा दुनिया में, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, पता वहाँ पे पावर शट डाउन हो गया। तो वो हम एक्सपेक्ट नहीं करते। स्पेन के साथ भी यही हुआ फिलहाल, अभी रिसेंटली स्पेन में भी क्या हुआ, पावर शट हो गया। तो एक मैसेज है, अब पावर जानते हो, पावर का मतलब इकोनॉमी, बिना पावर के कुछ काम ही नहीं हो सकता है किसी भी कंट्री में। तो भारत सरकार ने क्या बोला कि देखो ग्रिड स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, खाली रिन्यूएबल एनर्जी करते रहेंगे तो नहीं चलेगा, हमें ट्रांजिशन लेना है, हमें ट्रांजिशन लेना है रिन्यूएबल की तरफ, अनडाउटली नॉन रिन्यूएबल से रिन्यूएबल की तरफ लेना है। बस ये ट्रांजिशन जो होना चाहिए वो जस्ट ट्रांजिशन होना चाहिए, अच्छे से ट्रांजिशन होना चाहिए, हमें हड़बड़ी नहीं होना चाहिए रिन्यूएबल एनर्जी को, रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड इकोनॉमी में स्विच करने में। यहां पे देखो, व्हाट इज द इंडिया स्ट्रेटेजी, भारत का स्ट्रेटेजी क्या रहा क्रिटिकल मिनरल्स को लेके। तो देखो भारत का जो स्ट्रेटेजी रहा क्रिटिकल मिनरल्स को लेके,
MMDR एक्ट 2023, इसके तहत भारत सरकार ने 30 जो आइडेंटिफाइड क्रिटिकल मिनरल्स थे इंडिया में, उसमें से 24 का ऑक्शन करवा दिया ताकि प्राइवेट प्लेयर क्या कर सके, उसको पार्टिसिपेट कर सके। देखो ना, भारत सरकार ने, इस गवर्नमेंट ने बहुत कुछ किया। कोल इंडिया लिमिटेड का मोनोपोली भी तोड़ा है। अब कोल में, भारत के कोल ऑक्शन में कोई भी प्राइवेट प्लेयर पार्टिसिपेट कर सकता है। उसी तरीके से जो 30 आइडेंटिफाइड जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, उसमें से 24 के ऑक्शंस में पार्टिसिपेट कर सकता है लोग सब। ठीक है, अब समझो कि 30 में ना एक स्पेशल एक कैटेगरी बनाया गया था, यानी कि 30 हुआ ना, 30 में 1 2 3 30 तक होगा ना, एक जो कैटेगरी होगा वो कैटेगरी था आपका रेयर अर्थ मिनरल्स का, रेयर अर्थ मिनरल्स का, जो कि आप पीरियोडिक टेबल देखोगे तो लैंथेनाइट सीरीज में आपको मिलेगा। वहां पे लैंथेनाइट सीरीज देखे हो ना, पीरियोडिक टेबल, उसमें 2 सीरीज सबसे नीचे रखा जाता है ना, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल वही चीज। इतना ही नहीं स्टूडेंट, इतना ही नहीं, हमारा जो ज्वाइंट वेंचर है खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड काबिल, ये अर्जेंटीना में जाके लगभग 15,000 हेक्टेयर में माइनिंग भी कर रहा है, लिथियम माइनिंग कर रहा है जी। और साथ साथ हमारा ऑस्ट्रेलिया और चिली के साथ पार्टनरशिप भी चल रहा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और चिली ये लोग भी जाने जाते हैं इस तरह के डिपॉजिट्स के लिए। यूनियन कैबिनेट ने अभी रिसेंटली, कह सकते हो यानी कि 1 साल पहले, नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन के अंतर्गत लगभग 16,000 करोड़ रुपया पैसा दिया है, और आने वाले समय में 18,000 करोड़ पैसा इन्वेस्टमेंट होगा PSU से भी और बाकी से भी। तो कहने का मतलब ह्यूज मनी, चाहे सरकार की तरफ से हो, चाहे PSU की तरफ से हो, चाहे प्राइवेट प्लेयर की तरफ हो, सरकार प्रयास कर रही है इसमें देने का, क्रिटिकल मिनरल्स में देने का। ठीक है, यूनियन कैबिनेट ने फर्दर लगभग 1,500 करोड़ का है ना इंसेंटिव स्कीम दिया है ताकि क्रिटिकल मिनरल रिसाइकलिंग हो सके बेटर तरीके से। अब यहां पे देखते हैं कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम। ठीक है, ये तो है 2023 का ही, ठीक है 2023 का है। इसके अंदर 2 कंपोनेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग? यहां सिंपल समझो कि लेट्स से, इसको देखो कि एक इंडस्ट्री को कहा गया कि आप 100 यूनिट तक ही कार्बन क्या कर सकते हो, एमिट कर सकते हो। 100 यूनिट ऑफ कार्बन यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड आप एमिट कर सकते हो। एक कैप लगा दिया गया, ठीक है, और स्पेशली कैप लगाना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए लगाना और ज़रूरी है जो बहुत ज़्यादा कार्बन इंटेंसिव इंडस्ट्रीज हो, जैसे स्टील हो गया, जैसे है ना स्टील हो गया, जैसे आयरन हो गया, ये सब बहुत ज़्यादा कार्बन इमिट करते हैं। तो उसको बोला है कि आप 100 यूनिट तक ही कार्बन डाइऑक्साइड इमिट कर सकते हो। तो यहाँ से 2 केस हो सकता है, 100 से नीचे भी हो सकता है, और जब इमिट करने का बात आए तो 80 भी हो सकता है ना, 100 से नीचे भी हो सकता है, और यदि इमिट करने का बात हो तो 100 से ऊपर भी जा सकता है वो इंडस्ट्री। बात समझ रहे हो ना? तो यहीं पे आता है कॉन्सेप्ट कार्बन क्रेडिट का, कार्बन क्रेडिट मार्केट का। बात समझे? परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड। इसका मतलब हुआ कि मान लो कि 100 यूनिट बोला गया था उसको करने के लिए, उसने 80 किया, 20 बचा ना, 20 का क्या करेगा, कार्बन क्रेडिट उसको मिल जाएगा, लगभग पैसा उसको मिल गया अलग से। मान लो उसने 120 कर दिया, 20 एक्स्ट्रा कर दिया ना, तो उसके लिए उसको दूसरा कार्बन क्रेडिट खरीदना पड़ेगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस वन, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम। आया समझ में ये चीज? इसके अंदर 2 कंपोनेंट, एक क्या है मैंडेटरी है कि आपको ये तो फॉलो करना ही पड़ेगा, जैसे मोस्ट पोल्यूटिंग इंडस्ट्री जैसे हो गया आपका एल्यूमिनियम हो गया, सीमेंट हो गया, अल्कली हो गया, पेपर और पल्प इंडस्ट्री हो गया, तो इसका मैंडेटरी है कि आप टू डू इट। समझे? इतना इतना आप कर सकते हो, जो बचा वो क्या हो जाएगा आपका अंडर पैक्ट परफॉर्म अचीव ट्रेड, आप उसको पैसा में कन्वर्ट कर सकते, जो भी पैसा आएगा उससे और बेटर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हो ताकि कार्बन क्रेडिट और कार्बन जो एमिट जो हो रहा है वो और कम हो सके। ठीक है, दूसरा देखो, जैसे ये कंपलसरी है, ये क्या है मैंडेटरी है। दूसरा क्या है, दूसरा जो होगा वो क्या होगा, मैंडेटरी नहीं होगा। ठीक है, दिस वन, हाँ दिस वन। दूसरा क्या है, वॉलेंट्री होगा। 2 कंपोनेंट, एक कंपलसरी मैंडेटरी, दूसरा क्या है वॉलेंट्री। इसमें देखो 10 सेक्टर्स है, एनर्जी, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, वेस्ट हैंडलिंग, डिस्पोजल, ये सभी चीज। इसमें क्या बताया गया कि कोई मान लो कि ये क्या है, नॉन ऑब्लिगेटेड एंटिटीज है, यानी कि ये वॉलेंट्री है।
वो वॉलंटरी क्या कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है, रिमूव कर सकता है, या फिर ग्रीन हाउस गैस को बचा सकता है। फॉर देम ऑल्सो सरकार क्या करेगी, उसको अलग से इंसेंटिव देगी, और ये बेटर है, क्लाइमेट एक्शंस को लड़ने के लिए बेटर स्ट्रेटेजी है ये। तो सिंपल से समझना है इसमें बात। अब कई स्टूडेंट को ये नहीं समझ में आएगा उतना ज़्यादा, क्योंकि इसके लिए 3-4 साल का नॉलेज चाहिए क्लाइमेट चेंज के फ्रंट में क्या क्या हो रहा था अभी तक। ठीक है, पढ़ा तो रहे हैं हम अच्छे से, बता रहे हैं, बट इसको समझने के लिए, इसको गहराई समझने के लिए आपका कम से कम 4-5 साल का नॉलेज होना चाहिए पीछे से, कि क्लाइमेट के रिलेटेड सरकार का क्या रहा, और नहीं तो 4-5 साल का यदि एक्सपीरियंस नहीं है तो कम से कम इन्वायरमेंट टॉपिक बढ़िया पता होना चाहिए। देन ओनली यू विल गेट दिस थिंग्स इन अ बेटर वे। ठीक है, तो इसका 2 मैकेनिज्म बताया ना, ऑफसेट 2 मैकेनिज्म है, क्या एक वॉलंटरी है और एक क्या है आपका, वॉलंटरी एक मैंडेटरी। यहां पे देखो क्लाइमेट फाइनेंस। अब देखो बच्चे लोग, इस बार के बजट में याद दिलाया गया कि जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था 2015 में, पेरिस एग्रीमेंट हुआ था ना, इंडिया और इसके वजह से, फ्रांस के वजह से पेरिस एग्रीमेंट। अच्छा, इसका पर्टिकुलर आर्टिकल है, इसमें बताया गया है कि डेवलप कंट्री को कम से कम $100 बिलियन का राशि प्रदान करना चाहिए, किसको, डेवलपिंग कंट्रीज को, क्लाइमेट मिटिगेट करने के लिए, क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए। मैं आप लोग से जानना चाहूँगा बच्चे लोग, ये बताइए तो आज इस दुनिया का ये हालत है, ग्लोबल वार्मिंग इतना ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड इतना इमिट हो रहा है, ग्रीन हाउस गैस इतना इमिट हो रहा है, तो इसमें सबसे बड़ा रोल किसका है, डेवलप कंट्री का है या फिर डेवलपिंग कंट्री का है, डेवलप कंट्री का, क्योंकि वो डेवलप्ड हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड इमिट करके ही हुआ है, उसका इंडस्ट्री इमिट करके ही हुआ है। तो जिम्मेदारी किसके ऊपर ज़्यादा होना चाहिए, डेवलप कंट्री के ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी होना चाहिए कम करने का। तो यही जिम्मेदारी के अंतर्गत ये बोला गया कि $100 बिलियन किसको देना है, डेवलपिंग कंट्री को देना है। देखो इसी को कहा जाता है कॉमन, सबको कम करना है ग्रीन हाउस गैस, सबको बेटर करना है क्लाइमेट को, बट क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, यानी कि जो जिम्मेदारी होना चाहिए डेवलप कंट्री के ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी होना चाहिए, क्योंकि वो लोग हिस्टोरिकल पोल्यूटर है, और डेवलपिंग कंट्री तो बेचारा अभी चलना सीखा है। वो यदि उसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन लगा दोगे तो कहेगा फिर वो डेवलपिंग कंट्री का कैसे आगे बढ़ पाएगा, इसलिए। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या बोला गया था कि $100 बिलियन एनुअली देना है जी 2025 तक। कहाँ दिया, नहीं दिया। अच्छा, 2022 में ये हुआ था, ये लोग डेवलप कंट्री लोग क्लेम कर रहा था कि हमने लगभग अभी तक $116 बिलियन दे दिया, क्लेम कर रहा था। हकीकत में बहुत सारे रिपोर्ट के हिसाब से पता चला कि ये लोग अभी तक बस $30-35 बिलियन के आसपास ही दिया है। तो ये लोग आप खाली इस पे लड़ रहा है कि हम तुमको इतना पैसा दिए, हम तुमको इतना पैसा दिए, और दुनिया में जो हो रहा है क्लाइमेट चेंज उसका क्या, इस हाँ हो गया, वो डोनाल्ड ट्रम्प बाहर कर दिया। COP30 जो हुआ है इस बार ब्राज़ील में, वहाँ पे भी ये सब बात है। ठीक है, कि किस तरीके से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ज़्यादा ऑब्लिगेशन पर फोकस किया जाए, यानी कि जो डेवलप कंट्री को बोला गया था इतना इतना पैसा देने के लिए, वो दे, तभी जाके डेवलपिंग कंट्री सब अच्छे से मिटिगेट कर पाएंगे क्लाइमेट के लिए, क्लाइमेट चेंज के लिए। यहाँ पे देखो की माइलस्टोन इन इंडियाज क्लाइमेट एंड सस्टेनेबल फाइनेंस फ्रेमवर्क। तो प्रयास पहले से भी है, देखो 2017 में भी प्रयास किया गया था सेबी के द्वारा, ताकि ग्रीन एनर्जी का जो बॉन्ड है उसमें पैसा मोबिलाइज किया जा सके। 21 में भी आपको सेबी का प्रयास दिखेगा, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। 2022 में भी इस तरह का सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स दिखेगा। 2023 में भी सेबी का इस तरह का प्रयास दिखेगा, और 2025 में भी ESG यानी कि इन्वायरमेंट सोशल गवर्नमेंट डेब्ट सिक्योरिटीज, यानी कि सब बॉन्ड मार्केट है ये। तो सरकार का, सेबी का ये 5-6 साल में प्रयास रहा है कि अधिक से अधिक पैसा मोबिलाइज करके वो रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, क्लाइमेट के लिए पैसा लगाया जा सके। यहाँ पे देखो दिस वन, यहाँ समझ में आ जाएगा आप लोग को अच्छे से। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड, बताओ बाहर की कंट्री में जब सरकार, कोई भी गवर्नमेंट, सॉवरेन का मतलब क्या होगा, गवर्नमेंट का बात होगा, इसमें स्टेट का बात होगा, जब इस तरह का बॉन्ड इशू कर रही है, इस तरह का जब बॉन्ड इशू कर रही है तो बहुत पैसा मोबिलाइज होता है रिन्यूएबल एनर्जी के लिए। वही इंडिया में देखो कम हो गया है। इंडिया में कितना हुआ था जी, देखो 20,000 करोड़, 20,000 करोड़, तो 20,000 करोड़ से थोड़ा बढ़ा 21,000 करोड़, अब फिर नीचे घट गया ये 15,000 करोड़। तो हमारे कंट्री में जो ग्रीन बॉन्ड्स, सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड से जो पैसा मोबिलाइज हो रहा है उसका जो ट्रेंड क्या है, डिक्लाइनिंग ट्रेंड है। आया समझ में ये चीज़? क्या होना चाहिए था, कायदे से ये बढ़ना चाहिए था, नहीं बढ़ना चाहिए था। क्या इसमें कितना अच्छा बढ़ा था,
ये कहते से ये और बड़ा होना चाहिए था, बट ये क्या है, घटा है। सर ये विद इन कंट्री का डेटा है ना? हाँ ये कंट्री का है, एक कंट्री, एक सॉवरेन कंट्री कितना पैसा मोबिलाइज कर पा रहा है, बात समझे। नाउ लास्ट स्लाइड देखो, म्यूनिसिपल, अच्छा जो म्यूनिसिपैलिटी, याद करो इस बार के यूनियन बजट में क्या बताए थे आप लोग को कि भारत सरकार 100 करोड़ का इंसेंटिव देने जा रही है उस म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को जो कि एक बार बॉन्ड इशू करके कम से कम एक बार में ही 1000 करोड़ रुपया वो मोबिलाइज कर सके, याद है ना। हाँ मैं जानते हो कि इंडिया में दिक्कत क्या है, इंडिया में प्रॉब्लम ये है कि हमारा म्यूनिसिपल बॉन्ड्स लो इक्विलिब्रियम ट्रैप में फंसा हुआ है। लो इक्विलिब्रियम ट्रैप का मतलब क्या है कि वो सर्विस अच्छा नहीं देता है तो इसलिए उसको टैक्स भी नहीं मिलता है, सो सिंपल। अब यहाँ पे आपको दिख जाएगा बड़ोदरा का म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, अहमदाबाद का म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, इंदौर का, गाजियाबाद का। अब बताओ इसने कितना अमाउंट, बस 100 करोड़ मोबिलाइज किया वाटर ट्रीटमेंट के लिए। अब मैच्योरिटी पीरियड क्या है, 5 साल का बॉन्ड है वो। इसी तरह अहमदाबाद ने 200 करोड़ का किया, किसके लिए, वाटर ट्रीटमेंट के लिए, मैच्योरिटी पीरियड क्या है, 5 साल के लिए है। इंदौर देखो सोलर प्लांट के लिए किया है, कितना किया है, 244 करोड़। तो ये अमाउंट बड़ा होना चाहिए। अच्छा है भी तो 4 ही म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हैं, व्हाट अबाउट द अदर, और भी तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है भारत में, सबको ही करना चाहिए अच्छे से, ठीक है। यस आई हैव कंप्लीटेड, खत्म हो गया जी।